For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हम लोग JIGL में अभी जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट। फिर 15 मिनट बहुत कीमती, अगर ध्यान से सुन लिया तो फिर इसके बाद देखिए, पिछले भी क्लास में जब हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़े थे तो मुझे बताइए पूरे के पूरे जो है वो सेशन में जो आप पढ़ रहे थे वो उस 15 मिनट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था या नहीं? उसी को तो एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो इसीलिए अगर ये पूरी कहानी आप सुने रहेंगे तो हमेशा आपको एक सेंस रहेगा कि ये एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, वरना फिर इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है मारते रहिए रट्टा। हमें एक सेंस तो पता हो तो ये एक्ट क्या है और ये कहता क्या है वो सुनिए। हमारे देश में बहुत ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी नया ऑफरिंग वगैरह किसी का मत लइए। जिनसे पहले बात नहीं होता था मत कीजिएगा, जिनका होता था वो दुश्मनी कर लीजिएगा। जितना एग्जाम नजदीक आए सबसे उतना लड़ाई कर लीजिए। यकीन मानिए अगर एक बार में CS बनना है तो मेरा जो है वो क्लास में कोई दोस्त नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पेन ना मारा हूं। तो इसीलिए जो है, लेकिन एग्जाम एक बार में हो जाता है क्लियर। साथ में चार्टर्ड भी हो रहा था लंदन से भी, और थोड़े बहुत कमा भी रहा था। दिखलाया था 2006 में जो मैं कमा रहा था, जिस साल मैं आपकी तरह CS कर रहा था उस समय का वो मैंने आपको दिखलाया था। क्या? हाँ, 12 रुपए 13 रुपए हो जा रहे थे। अब देखिए, अच्छा अब आइए जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टॉर्ट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। आप सुनते होंगे कि हमारे देश में बड़े सारे कानून हैं, और अब तो देख भी रहे हैं, इतने सारे तो खुद भी पढ़ चुके हैं। तो जितने सारे ये एक्ट बनाए जाते हैं वो किसी न किसी पर्पस के लिए। एक एक्ट का जुरिडिक्शन जहां खत्म होने लगता है, हमें जरूरत पड़ती है कि हमें कोई दूसरा एक्ट बना करके उस चीज को उस एक्ट के दायरे में रखे, क्योंकि जब तक कोई कानून नहीं होगा तब तक जो है वो कोई भी चीज ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा। ना कोई एक्ट तो कोई कॉन्ट्रावेंशन भी नहीं होगा। बहुत सारे एक्ट बनाए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इंडियन पिनल कोड जैसा हमारा जो क्रिमिनल कोड बना हुआ है। कहा कि अगर किसी ने किसी को चाकू मार दिया, इसके लिए कानून बने हुए हैं। अगर किसी ने जो है वो किसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा दिया, तो अगर उसके लिए कानून बने हैं तो उसे वहां पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज हैं जो किसी भी कानून के तहत प्रोटेक्शन में नहीं है। बट यस, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वर्ड सुनिएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्ड मैंने बोला है। जैसे अगर कोई किसी का मजाक उड़ा दे, कहा गया कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, बड़ा मजा आता है, लेकिन अब जिस दिन आपका उड़ेगा तब ये फील होगा कि आपने किसी पे जो मजाक उड़ाया तो सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। जैसे अगर कोई गिर जाता है तो आपने उसे उठाया नहीं, बल्कि और क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, कोई गिर गया, चोट लग गया, चोट और बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा मुझे बताइए? या आप जो है वो देखते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप देखते होंगे कि कॉलेजेस वगैरह में, कॉलेज में कहीं भी जो है वो दिस वर्सेस दिस, एक जो है वो ऐसे करके बनाएंगे, फिर ऐसे करके बनाएंगे, फिर यहां से ऐसे निकालेंगे और ऐसे 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 कर देंगे। इधर एक का नाम, इधर एक का नाम लिख दिया। जिस भी जगह हो अगर ऐसा किया तो किसी को आपने क्या किया, डिफेम किया। आपने जो है वो किसी को मारा पीटा नहीं, बस जो है वो उसके पास गए और तेजी से ऐसे करके वहीं तक रुक गए। अगर आप उसको हिट कर देते तो नुकसान होता, लॉ के दायरे में आता। बस आपने ऐसे करके हाथ क्या कर लिया, हटा लिया। आपके पास पिस्टल है, पिस्टल दिखला नहीं रहे, उनको डरा नहीं रहे करके, बस ऐसे ऐसे करके उनके सामने घुमाए जा रहे हैं, इसमें करके। अब ये कोई भी चीज है, मुझे बताइए, अगर लॉ किसी चीज के लिए बना हुआ है तब तो अच्छी बात है, लेकिन कहा गया कि जहां लॉ नहीं बना हुआ है, कहा गया कि उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और वो भी किस चीज को? तो कहा गया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, वर्ड यही है, अगर आपके साथ कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, जिसको इंग्लिश में रॉन्ग बोलते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो कहा गया कि गलत हो रहा है तो कानून में उसके लिए प्रोटेक्शन है, जाकर के क्या करो, रिलीफ लो। लेकिन कहा गया उसके लिए उस तरह से रिलीफ अवेलेबल नहीं है।
तो कहा गया कि ऐसा चीज जो रॉन्ग के कैटेगरी में आए, और उसमें से भी वो चीज होना चाहिए सिविल रॉन्ग। कहा गया ये क्या मतलब हुआ भाई सिविल रॉन्ग का? अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो रॉबर है, या कोई ऐसा बंदा है जो चोर वगैरह है, तो कहते हैं कि ये तो सोसाइटी के लिए जो है वो दिक्कत कर रहा है। लेकिन कोई एक पर्सन है जो ये एरो बनाते हुए हर जगह घूम रहा है और सिर्फ आपका नाम जोड़ रहा है, तो क्या ये पूरे सोसाइटी के लिए या सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रहा है? तो ऐसे ही अगर कोई भी चीज रॉन्ग के कैटेगरी में आता है, और अगर वो सिविल रॉन्ग के कैटेगरी में आता है, और वो पर्सनल में के कैटेगरी में आता है, तो कहा गया कि ऐसे ही चीजों को हम टॉर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉर्ट। इसका मतलब क्राइम और टॉर्ट में इतना ही अंतर है कि क्राइम का मतलब हुआ कि आपने अगर कोई ऑफेंस किया और उसके लिए जो है वो पनिशमेंट, उसके लिए सारा का सारा चीज इंडियन पिनल कोड में अवेलेबल है, तो दैट्स कम्स अंडर क्राइम। लेकिन अगर उसके लिए वहां पे कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन आपको जो है वो इस चीज से नुकसान हुआ है और आप इसको कंपनसेट करना चाहते हैं, यानी कि आप इसका रिमेडी चाहते हैं, तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट में आकर के इसके लिए रिलीफ ले सकते हैं। और यहां पे जो भी रिलीफ दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन इन नेचर होता है। किसी को जो है वो जेल, किसी को जो है वो किसी और तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि आपका जो है वो किसी ने जो है वो डिफेमेशन किया है, और अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट में आते हैं, तो उस डिफेमेशन के केस में आपको हर्जाना दिया जाएगा, डैमेजेस पे किया जाएगा, कंपनसेशन पे किया जाएगा, बट इट विल बी ओनली एंड ओनली इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन। कहीं भी उस पर्सन को उठा करके जेल में डाला नहीं जाएगा। अगर ऐसा चीज आया तो दैट डजंट कम अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। फिर वो ऑफेंस के कैटेगरी में आया, फिर वो क्राइम के कैटेगरी में आया, और उसके लिए हमारे पास जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसके लिए प्रोसेस दिया हुआ है, और इंडियन पिनल कोड में उसके लिए सजा दिया हुआ। इंडियन पिनल कोड कहता है कि इस चीज में क्या सजा मिलेगी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि सजा जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, यानी उसके लिए कैसे एविडेंस लिए जाएंगे, कैसे ट्रायल होगा, कितने दिन में सजा सुनाया जाएगा। तो लॉ ऑफ टॉर्ट हमारा जो है वो यही कहता है कि यहां पे अगर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ है और उस केस में आपका लीगल राइट इफेक्ट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, आपको नुकसान हुआ है, लेकिन वो आपका जो है वो लीगल डैमेज होना चाहिए। कैसा डैमेज? लीगल डैमेज होना चाहिए। करेंगे बात कि कौन सा ऐसा चीज है कि जो डैमेज तो होगा लेकिन लीगल डैमेज नहीं होगा। एकदम ध्यान से सुनते रहेगा, मैंने क्या बोला, इन्हीं चीजों को फिर जाकर के वहां पे स्लाइड में एक एक करके बताऊंगा। कहानी ध्यान से सुनिएगा। तो मान लीजिए कि आपको जो है वो कहीं किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, लेकिन यह नुकसान कैसा होना चाहिए? सिविल रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिविल रॉन्ग। और सिविल रॉन्ग का मतलब हो गया कि जो चीज पर्सनल इन नेचर रहे, यानी आपके साथ ऐसा हुआ है और ये क्राइम के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर जो है वो किसी ने आपका डिफेमेशन किया है और आप चाहते हैं कि आपको कंपनसेशन मिले, तो लॉ ऑफ टॉर्ट आपको कंपनसेशन दिलाएगा। किसी ने आपका डिफेमेशन किया, आप चाहते हैं उसे सजाए मौत मिले, लॉ ऑफ टॉर्ट ये नहीं दिलाएगा, ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा और यहां पे चीज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं तो कहा गया कि इसमें 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला चीज, ये सिविल रॉन्ग होना चाहिए, और आपको जो हुआ है वो लीगल डैमेज होना चाहिए, और उसके लिए रिमेडी आप चाहते हैं। सिर्फ पंचायत करना चाहते हैं तो नहीं, क्या चाहते हैं? उसके लिए लीगल रिमेडी चाहते हैं। जैसे मैं बताता हूं पंचायत करने का क्या मतलब है। मेरे ही मोहल्ले में हुआ है ये। एक जो है वो गाड़ी का बैटरी जो है वो चुराने का अनसक्सेसफुल प्रयास किया गया, लॉक तोड़ लिया गया, लेकिन जो है वो बंदा चला गया, नहीं निकाल पाया। हो सकता है देख लिया हो, कोई आ रहा हो, तो ऐसे में वो चला गया। अब जो है वो उसने क्या किया ये सुनिए। उसका कोई नुकसान हुआ? बैटरी वगैरह उसका गया नहीं था। अब जो है वो नीचे उतरा अपने घर से, और उस समय जो है वो थोड़ा शोरूम मचाया, तो लोग तो जमा होंगे ही। लोग जमा हुआ, जमा होने के बाद डिस्कशन किया, उसको कहा गया, मैंने सीधी सलाह दी कि सीधे सबसे पहले 100 नंबर पे कॉल कीजिए। अटेम्प्ट तो किया गया, लॉक तो आपका टूटा हुआ है, डिक्की का वो खुल गया था और तार वगैरह खींचा हुआ था, उसके आगे का काम नहीं कर पाया होगा। मुझे तो कुछ और लग रहा है, मुझे तो लग रहा है बैटरी इतना पुराना होगा कि उसे भी दया आ गया होगा कि ये वाला जो है वो, क्योंकि तार निकला हुआ था,
तो उसे लगा होगा कि ये बैटरी लेके जाएंगे तो कहते नहीं कि जात भी गवाया और भरपेट भात भी नहीं खाया, तो चोरी भी किया और जो है वो बिकेगा भी नहीं अच्छे में, जो भी चीज रहा हो। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि उसने अगर लोगों को जमा किया तो इंटेंशन ये रिमेडी, तो रिमेडी क्या है कि आप पुलिस को कॉल कर दीजिए ताकि अगली बार ऐसा ना हो, या आपका चीज में चोरी हुआ, जो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम जो जहां करना है, तार का जिस चीज का करना है कीजिए। कहता है छोड़िए जाने दीजिए, जब चुराया ही नहीं तो क्या। जी तो चाहा कि बोले तो फिर ये पंचायत क्यों किया, ये जो खाप पंचायत रात में जमा कर दिया जिसमें सब लोग एक जगह इकट्ठा हैं, ये क्यों किया। तो मुझे बताइए क्या उसका इरादा रेमेडी का था? नहीं। तो कहा गया ऐसे ही टॉर्ट में आपका डैमेज जो होना चाहिए वो कैसा, लीगल। आपके साथ रॉन्ग हुआ और कैसा रॉन्ग होना चाहिए, सिविल रॉन्ग होना चाहिए। सारे रॉन्ग सिविल रॉन्ग नहीं होते। जो मैंने आपको बताया किसी के घर चोरी डकैती ये होना, ये क्रिमिनल रॉन्ग है, ये सिविल रॉन्ग नहीं है। क्रिमिनल रॉन्ग जो होता है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है। अगेंस्ट द स्टेट का मतलब हुआ कि सोसाइटी एट लार्ज के लिए वो खतरा है अगर कोई चोर है या कहीं डकैती हो रही है। लेकिन आपके साथ वो इंडिविजुअल हुआ है तो उसको सिविल रॉन्ग बोलेंगे, ना कि क्या बोलेंगे, क्रिमिनल रॉन्ग बोलेंगे। तो सिविल रॉन्ग हुआ हो, दूसरा आपको डैमेज हुआ हो, और ये डैमेज क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए। याद रखिएगा लीगल डैमेज, में फिर बार बार कह रहा हूं, अगर सारे वर्ड नहीं ठीक से सुनेंगे तो फिर मिस कर जाएंगे, और यहां पे जब उसको कोरिलेट करूंगा स्लाइड के साथ तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कहा कि ये जो होना चाहिए वो कैसा रॉन्ग होना चाहिए, सिविल रॉन्ग एक चीज, दूसरा क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए, और तीसरा चीज आपका जो है वो है कि आपको क्या चाहिए, रेमेडी। अब यही लीगल डैमेज और नॉर्मल डैमेज में कोई अंतर है? कहा गया कि हाँ जी बिल्कुल, लीगल डैमेज और आपके नॉर्मल डैमेज में क्या है, अंतर है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक पर्सन एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे जो है वो क्लासेस हो रही है। अब अगर मान लीजिए कि मैं उठ करके जाऊं और मैंने एक अलग अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। अगर मैंने इंस्टीट्यूट खोल लिया तो क्या मैं इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जो है वो अलाउड नहीं हूं? अगर मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो यहाँ के बच्चे वहां आ गए, आप बोलेगा सर हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहां से भागने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ के कोई बच्चे या कुछ बच्चे वहां आ गए, तो मुझे बताइए इस इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट को मॉनेटरी लॉस हुआ या नहीं हुआ, डैमेज हुआ या नहीं हुआ? बट इट इज नॉट लीगल डैमेज। क्या ये लीगल डैमेज हुआ? नहीं, ये लीगल डैमेज नहीं हुआ, एक्चुअल डैमेज है, बट इट इज नॉट लीगल डैमेज, क्योंकि लॉफुली आपको ये राइट ही नहीं है कि आप किसी को क्या कर सके, रोक सके। और मैंने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, या मैंने कोई सिविल रॉन्ग भी नहीं किया। अगर मैं कहीं जाकर के क्या करता हूं, क्लास ओपन करता हूं। अब इसी का दूसरा देखिए क्या चीज है, और याद रखिएगा इसी को बस वहां स्लाइड पे आऊंगा तो बस नाम बताऊंगा कि इसका लैटिन नेम क्या है। अब दूसरा यहां पे है कि आप जो हैं वो वोट देने के लिए जा रहे थे, और आप जो हैं वो आपको ही वोट देने जा रहे थे। आप पार्टी को मान लीजिए दिल्ली में ही वोट देने जा रहे थे, आपको वोट देने नहीं जाने दिया गया। मान लीजिए खुशी 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 जाना चाह रहे थे, ये खुशी तो जा ही नहीं सकते, ये तो वोट के लायक ही नहीं हुए हैं। हो गए? अच्छा आप ही ने नहीं बोला था तो इसलिए मुझे लगा कि अभी जो है वो वोट देने का राइट नहीं आया है। चलिए हो गए हैं, ठीक है। तो अब जो है वो मान लीजिए कि सीनियर खुशी जा रहे थे इलेक्शन में क्या देने के लिए, वोट देने के लिए। मुस्कान जो है बड़े मुस्कुराते हुए इनके पास गए, मुस्कान खुशी के पास गए और बोला कि आओ कुछ खिलाते हैं ताकि वोट देने जाना है। तो कह रहे हैं कि हाँ अभी तो टाइम है, 4 बजे तक तो वोट चलता रहेगा, अभी तो जो है वो 1 ही बज रहे, बहुत बढ़िया जो है वो पिज्जा बर्गर या कुछ है। बोलते अच्छा बैठ जाते हैं, खा लो 10 मिनट फिर चले जाना। आराम से जो है वो खिलाया। उसके बाद बोले अच्छा पानी लेके आती हूँ। मुस्कान बोल रहे, बाहर निकले, यहां तक मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद बाहर से गेट बंद कर दिया। अब भी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अब शैतानी मुस्कुराहट है कि अब तो यहीं पे सर, और वो भीतर क्या है, बंद है। इनको वोट देने नहीं दिया गया। 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बजा, आकर के इन्होंने गेट खोल दिया और कुछ नहीं किया। गेट क्या कर दिया, ओपन कर दिया। खाने पीने पानी उनी सब कुछ टनाटन था, एसी उसी सब चल रहा था, एकदम मस्त। अब देखिए जिस पार्टी को ये वोट देते वो था आप,
और इनके बिना वोट दिए वो उम्मीदवार जीत भी गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इनको कोई नुकसान हुआ? एक्चुअल डैमेज की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक्चुअल डैमेज नहीं है। मस्त खाए पिए टनटना के एसी में थे, और जिस बंदे को वोट देते, वोट तो इसलिए कि वो जीत जाए, और वो जीत भी गया। तो किसी तरह का कोई एक्चुअल डैमेज? नो, बट दिस इज लीगल डैमेज और दिस इज लॉ ऑफ टॉर्ट, क्योंकि इनके पास लीगल राइट था, जो राइट इनको एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया। तो ऐसे केस में जो है लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल है। लेकिन पहले केस में इस इंस्टीट्यूट को एक्चुअल डैमेज हुआ, बट क्या वो लीगल डैमेज था? नहीं था। अब हमें यही देखना है कि किस किस केस में अगर लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत आपने कोई किसी को डैमेज किया, तो कब उसमें क्या लायबिलिटी अराइज होगी, कब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फिर आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कब विकेरियस लायबिलिटी है, मतलब आपने नहीं किया फिर भी आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या कर दी जाएगी? इंपोज कर जाएगी। डॉगी आपका, काटा आपने नहीं, किसने काटा? पड़ोसी को। अब ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती? ये सब यही पार्ट है किसका? लॉ ऑफ टॉर्ट का। तो अब जरा समझना शुरू करें डिटेल में क्या है और कैसे इसमें डील करना है। हाँ जी, क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मेरा जो है वो की लॉक टूट गया, मुझे कंपनसेशन क्यों नहीं मिलेगा? और कंपनसेशन यहां तो चोरी वाला चीज हो गया। मैंने तो यहां पे एग्जांपल दिया था पंचायत वाले चीज के लिए कि रिमेडी के लिए जमा होइए तब लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये नहीं कि बस एवी क्या हुए। अच्छा, मान लीजिए कि अब यहां पे लॉ ऑफ टॉर्ट के अगेंस्ट खुशी को नहीं देने दिया गया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने, ये नहीं जा पाए। ये सबको सुना रही। देखो ना, मुस्कान जो है वो ऐसे दुबले पतले फूक दो तो उड़ जाएगी, लेकिन बाहर से जो है वो क्या करके कुन्नी लगा करके चली गई। अब मैं क्या करती? अगर पकड़ा जाती तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो खिड़की से ही खींच लेते, क्योंकि इनको खींचने में टॉम एंड जेरी वाला हाल होता, रबर की तरह खींचते हुए भीतर आ ही जाती। लेकिन जो है वो कमबख्त थी भी दूर, कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए। अब इतना चीज सुना रहे हैं, तभी जो है वो इनको जो है वो कहते हैं कि भाई आप जो है वो इसके लिए रिमेडी क्यों नहीं लेते, कंपनसेशन चाहिए। नहीं, कंपनसेशन क्या लेंगे? कंपनसेशन लेना रहता तो 2 बार फूक ही देते तो जमीन में गड़ जाती। तो ये सब जो ये सुना रहे, मुझे बताइए, यहां इनके पास लीगल डैमेज हुआ है, राइट है, लेकिन ये रिमेडी चाह रही है? रिमेडी नहीं चाह रही है, पंचायत कर रही है। तो इनको लॉ ऑफ टॉर्ट राइट तो देता है, लेकिन अगर आप रिमेडी नहीं चाहते हैं, रिमेडी नहीं चाहते हैं, तो यहां पे लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए अब यहां देखिए द टर्म टॉर्ट। अब ये सब जानने वाला आपका चीज है, क्योंकि एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। कौन सा वर्ड है ये? फ्रेंच वर्ड है। मैं ये याद नहीं रखता, आपकी मजबूरी है याद रखना, क्योंकि आपको एमसीक्यू आंसर करना है। जिसका मतलब क्या होता है? रॉन्ग कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं वो रॉन्ग जो है वो क्या है? टॉर्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा रॉन्ग टॉर्ट है? सिविल रॉन्ग जो है वो टॉर्ट है। कहा गया कि जो पर्सन कंप्लेन करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। यानी कि अगर हम यहां खुशी और मुस्कान के केस में देखें, तो खुशी को वोट देने से रोका गया, ये क्या हुए? प्लेंटिफ। रोका किसने? मुस्कान ने। कहते हुए भी हंसी आ रही है। रोका किसने? मुस्कान ने। तो वो क्या कहलाएंगे? टॉर्ट फीजर कहलाएंगे। टॉर्ट फीजर और प्लेंटिफ, ये 2 वर्ड है इसमें। पब्लिक रॉन्ग का मतलब होता है कि रॉन्ग आर वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ एंड अमाउंट टू बी ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, जैसे चोरी, रॉबरी, इस तरह का चीज, मर्डर, ये सब किस चीज में आया? इसको बोलते हैं हम पब्लिक रॉन्ग। और ये पूरे समाज के साथ होता है, पूरे समाज के लिए खतरा है। वो हमारा कंसर्न नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट में। हमारा कंसर्न सिर्फ किसका है? रॉन्ग अगेंस्ट व्हाट? इंडिविजुअल। और वो भी रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल सिर्फ वो जो किस नेचर का हो? सिविल रॉन्ग हो। कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग अगर होगा तो वो क्राइम के दायरे में आएगा, वो इसमें कवर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम देते हैं वो कंपनसेशन है, कहीं कोई इंप्रीजमेंट जैसा चीज अवेलेबल नहीं है। अगर किसी चीज को आप टॉर्ट कहना चाहते हैं तो कहा गया कि सबसे पहला चीज कौन सा एक्ट होना चाहिए? या तो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। इसका मतलब हुआ, एक्ट का मतलब है कि आपने ये किया जो नहीं करना था, या आपने जो है जो करना था वो नहीं किया। रुकिएगा जरा, रुकिएगा। हमने
यही डेफिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं और भी जो है वो इस्तेमाल किया था, इसी से मिलता जुलता। बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाइएगा, किनको किनको याद है? इधर कौन कौन है, इधर कौन कौन है? मारूंगा एक मुक्का ना। उनको क्यों बता रहे हैं? पूछा क्यों? किसी से नहीं पूछना है, जब मैं पूछूं तो, और ना कोई क्या करेगा, किसी को बताएगा, नहीं तो वही मैं तीर बनाना शुरू करूंगा और फिर डिफेमेशन, फिर कहेगा सर टॉर्ट पढ़ा रहे हो, हम टॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो पहले एक बार इन्हीं को मौका देते हैं, बताइए। अच्छा, क्या पढ़ा था उसमें? हाँ बिल्कुल, हमने ऑफेंस का जो डेफिनेशन पढ़ा था। अब बताइए वो डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या था? करना और नहीं करने के लिए जो ऑर्डर सुनाते हैं वो वहां इंजंक्शन था, लेकिन हमने ऑफेंस को डिफाइन करते वक्त क्या बोला था? बोलिए। हाँ, एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो ये क्या हुआ? ऑफेंस। या आपको करना चाहिए था और आपने, जैसे बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें आप ये तो कह देंगे कि हमें करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए पुलिस कहीं पे देख रही है कि दो लोग एक दूसरे को दे दनादन मुक्के चाकू मार रहे हैं, लेकिन लेकिन कोई जो है, कोई पुलिस वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसने कुछ किया नहीं बल्कि कुछ करना था जो उसने नहीं किया। दिस इज कॉल्ड ओमिशन। और अगर मान लीजिए कि पुलिस को वो काम या किसी पर्सन को, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, तो वो एक्ट, उसे चाकू नहीं मारना चाहिए था और ऐसा किया, तो कह रहे हैं कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या क्या है? ओमिशन। जो चीज नहीं करना था वो किया, या आपने क्या किया? कोई एक्ट आपने जो है वो किया या कोई एक्ट नहीं किया, लेकिन 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 उससे हुआ क्या? कह रहे हैं कि द रॉन्गफुल एक्ट जो किया या नहीं किया उसके कारण क्या हुआ हो? लीगल डैमेज। अगर कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ है तब नहीं, क्या होना चाहिए? जैसे देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने अगर कोई एक्टिविटी किया तो पहले वो क्या होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट। मैंने एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, अगर खोला तो क्या वो रॉन्गफुल एक्ट हुआ? बोला गया कि वो तो ऊपर से रॉन्गफुल एक्ट ही नहीं है, तो वहां पे ही बात खत्म है। लेकिन अगर यहां पे मैं कहूं लीगल डैमेज का, तो लीगल डैमेज का मतलब हुआ कि पहले केस में, मेरे वाले केस में एक्चुअल डैमेज इंस्टीट्यूट को हुआ, और खुशी और मुस्कान वाले केस में क्या हुआ? लीगल डैमेज हुआ। कह रहे लीगल डैमेज होना चाहिए, एक्चुअल डैमेज मैटर। तो पहला चीज रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। दूसरा, उसके कारण सामने वाले को, प्लेंटिफ को क्या होना चाहिए? लीगल डैमेज होना चाहिए। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच अ नेचर एज टू गिव राइज टू व्हाट? कि आपको क्या चाहिए इसके लिए? लीगल रिमेडी। तो पहला चीज रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, लीगल डैमेज, और उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए लीगल रिमेडी। अगर ये तीन चीज है तब वो क्या कहलाएगा? टॉर्ट। और ये जो रॉन्ग है वो किस नेचर का होना चाहिए? सिविल रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? कहा ठीक है। और अब यहां जो जो चीज है उसी को देख रहे हैं, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रिमेडी। कहा रॉन्गफुल एक्ट का मतलब सिंपल सा हो गया, एवरी पर्सन हुज लीगल राइट, यानी कि राइट ऑफ रिपुटेशन वायलेटेड विदाउट लीगल एक्सक्यूज। विदाउट लीगल एक्सक्यूज का मतलब होता है कि लॉ ने आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया था कि आप सामने वाले के रिपुटेशन को क्या कर सके? हिट कर सके। आप कहेगा सर क्या लॉ ऐसा भी देता है अधिकार? देता है ना। पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो बहुत अच्छे से जो है उसको अधिकार रहता है आपके रिपुटेशन का, पकड़ करके ले जाती है, हथकड़ी लगाती है, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी किसी को बांध करके नहीं ले जा सकता। अगर ले गए तो वो जो है वो उसका लीगल रिपुटेशन क्या हुआ? खराब हुआ। मतलब कोई नॉर्मल आदमी किसी का हाथ बांध दे और बोले चलो हमारे साथ, तो इसका मतलब क्या उसको लॉ ने ये पावर दिया है? लेकिन अगर कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस को ऑर्डर दिया गया कि आप फलाने पर्सन को अरेस्ट करके लाएं और उसको हथकड़ी पहना के लाएं, तो क्या ये यहाँ पे रॉन्गफुल एक्ट हो गया?
कहा गया कि नहीं, वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ। राइट ऑफ रिपुटेशन, राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर वायलेटेड विदाउट लीगल एक्सक्यूज। यानी अगर किसी आदमी के साथ आप धक्का मुक्की करते हैं तो कहा गया कि ये भी आपका जो है वो रॉन्गफुल एक्ट है। लेकिन हर जगह देखिए क्या लिखा हुआ है, लीगल एक्सक्यूज या उसके प्रॉपर्टी से। मुझे एक चीज बताइए, पुलिस आपको पकड़ने आ रही और आप भाग रहे हैं तो पुलिस तो बहुत प्यार से दूर से ही बोलेगी तू आ जा, तू आ जा, तो वो आ जाएगा, या उसे जाएगी पकड़ करके खींच करके तब गाड़ी में बिठाएगी। तो इसका मतलब जो है, कहा गया कि लीगल एक्सक्यूज का यही मतलब है कि अगर आप किसी के साथ ऐसा धक्का मुक्की या कुछ करते हैं तो ये आपका रॉन्गफुल एक्ट कहलाएगा। यानी जब तक आपके पास लीगल राइट नहीं दिया हुआ है तब तक आप किसी को बॉडीली इंजर्ड करते हैं तो वो क्या कहलाया, रॉन्गफुल एक्ट कहलाया। वेदर लॉस रिजल्ट फ्रॉम सच वायलेशन, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस चीज के कारण उसे नुकसान हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है आपने जो है वो धक्का दिया, सामने वाला गिरा, बिल्कुल चोट नहीं लगा, बट अगेन दिस इज व्हाट, रॉन्गफुल एक्ट। अगर आपको वो धक्का देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पुलिस होते, कोई आगे भाग रहा होता तो ऐसे ठेल देते ताकि वो गिर जाए और क्या करे, पकड़ ले। लेकिन आप जो है वो उसे धक्का दिए, चोट नहीं लगा, तो भी ये क्या हो गया, रॉन्गफुल एक्ट हो गया। कह रहे हैं लीगल डैमेज का मतलब, तो इट इज द डैमेज विच द लॉ व्हाट रिकॉग्नाइज। और देखिए साफ यहां पे लिखा हुआ है देयर शुड बी इंजुरी, लेकिन कैसा इंजुरी होना चाहिए, लीगल इंजुरी होना चाहिए। आपने किसी को धक्का दिया, वो गिर गया, ये लीगल इंजुरी है। ऑल्दो उसे ना घुटने छिले ना कुछ छिले, क्योंकि आपको बॉडली किसी को भी जो है वो हिट करने का राइट नहीं है जब तक आपके पास लीगल एक्सक्यूज अवेलेबल ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट एन एक्शन डज नॉट लाइज। कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ व्हाट, लीगल राइट। जब तक किसी के लीगल राइट को आप इन्फ्रिंज नहीं करेंगे तब तक कहीं भी किसी भी तरह का जो है वो लीगल डैमेज क्लेम नहीं होता है। और मैंने आपको बोला कि याद रखिए एक्चुअल डैमेज कहीं कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ एक ही वर्ड याद रखिए, डैमेज कैसा होना चाहिए और एक्ट कैसा होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। और रॉन्गफुल एक्ट को हमने क्या कर दिया, टॉर्ट के अकॉर्डिंग हमने जो है वो रॉन्गफुल एक्ट को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। और रॉन्गफुल एक्ट को जो हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने देख लिया कि रॉन्गफुल एक्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट में सिर्फ वही आएगा जो कैसा रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, वही सिर्फ आएगा, बाकी और कोई रॉन्ग नहीं आएगा। और उस सिविल रॉन्ग के कारण, उस रॉन्गफुल एक्ट के कारण आपको डैमेज जो होना चाहिए वो कैसा हो, लीगल डैमेज हो। अब आते हैं इसके तीसरे चीज पे, और वो तीसरा चीज आपका क्या कहलाता है, लीगल रिमेडी। यानी कि आप जो रिमेडी चाहते हैं वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको बताया था कि लीगल डैमेज को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कहा गया कि ये जो लीगल डैमेज है, एक है इंजुरा सीने डैमनम और एक है डैमनम सीने इंजूरिया। ये जो मैंने आपको कहा था, देखिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया था क्लास वाला, ये वही है। अब आप इसको ऐसे ही याद रखिए। और ये जो है वो आपका जो है वो क्या है, ये है एग्जाम्पल जो मैंने खुशी और किसका दिया था, मुस्कान का। तो ये है इंजुरा सीने डेमनम, जिसका मतलब है कि इंजुरी विदाउट व्हाट, डैमेज। लीगल इंजुरी है लेकिन कोई डैमेज हुआ, उनके जिस पार्टी को वो वोट देना चाहते थे, जिस कंस्टेंटेंट को वोट देना चाहते थे, बिना इनके वोट के वो क्या हो गया, जीत गया, कोई नुकसान हुआ इनको, बट लीगल डैमेज ये कहलाएगा। ये क्या हुआ, इंजुरा सीने डेमनम। और ऐसे केस में कह रहे कि इनके पास पूरा का पूरा अधिकार है क्या करने का, इनके पास केस फाइल करने का और रिमेडी लेने का पूरा राइट है। लेकिन अगर ये डेनम सीने इंजुरा है तो इस केस में मैंने इंस्टीट्यूट के बगल में एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, इस इंस्टीट्यूट को एक्चुअल डैमेज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट में जाकर के केस फाइल नहीं कर सकते हैं। जो हमने बात की लीगल रिमेडी, तो पहला चीज क्या हुआ, रॉन्गफुल एक्ट। दूसरा क्या हुआ, दूसरा टॉर्ट के लिए लीगल डैमेज, क्लियर है, लीगल डैमेज। अब तीसरा चीज कह रहे हैं कि पंचायत नहीं करना है तो चाहिए रिमेडी, तो लॉ ऑफ टॉर्ट है, और नहीं चाहिए तो फिर लॉ ऑफ टॉर्ट यहीं से खत्म, क्योंकि तीनों को जब तक कंडीशन नहीं होंगे तब तक लॉ ऑफ टॉर्ट कहीं कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो कहा टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कम अंडर द लॉ
द मेन रिमेडी फॉर टॉर्ट इज एक्शन फॉर व्हाट काइंड ऑफ डैमेज? याद रखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट यही चीज है। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर नहीं होता, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया हुआ है। अगर आप कोई ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट एक्ट दिया हुआ है, उसमें कवर होगा। तो अगर किसी भी तरह का आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो वो यहां पे कवर नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारी बातें दी हुई है कि कितना डैमेज मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, आर्बिट्रेशन में जाएंगे या कहां पे जाएंगे या कंसिलिएशन में जाएंगे, देखेंगे इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन वगैरह। वो सब कुछ कहां लिखा रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा। तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस में लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल नहीं होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उसके लिए सारा रेमेडी किस एक्ट में है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है। वहां लिखा हुआ है कि आप पहले जो है वो कहां जाएंगे? आप पहले जो है वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं या सीधे आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा? जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट तो कुछ और कहता है। हाँ जी, क्या आप पूछना चाह रहे बताइए। लॉ ऑफ टॉर्ट लगे, आप खुद सोचिए, रॉन्गफुल एक्ट है या नहीं? आपको किसने अधिकार दिया किसी को धक्का देने का? आप पुलिस वाले हैं? नहीं, तो गुंडा हुए। किसी को क्या कर दिया आपने? अगर जानबूझ करके दिया, अनजाने में लगे, फिर आगे बताऊंगा। इन केस ऑफ जो है वो मेंस्ट्रुआ की आगे बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कुछ केस में एब्सोल्यूट किया हुआ है, आपका गिल्टी इंटेंशन नहीं था, फिर भी किसी को लीगल डैमेज हुआ तो आपको कंपनसेट क्या करना पड़ेगा, लेकिन वो देखेंगे कौन कौन सा सिचुएशन है। तो यहां पे अगर आपने जानबूझ करके किसी को क्या कर दिया है? धक्का दिया है, सामने वाले को चोट लगा या ना लगा, उनका लीगल डैमेज में ये काउंट होगा, क्योंकि आपके पास कोई भी लीगल एक्सक्यूज अवेलेबल नहीं था क्या करने के लिए? धक्का देने के लिए। लेकिन याद रखिए लीगल रेमेडी में क्या बोला गया कि टॉर्ट में जो आपका डैमेज है वो क्या है? अनलिक्विडेटेड। दो तरह के डैमेज है, लिक्विडेटेड डैमेज और अनलिक्विडेटेड डैमेज। वैसा डैमेज जो पहले से तय है, कंपनसेशन, कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसे केस में मैं आपको इतने का हर्जाना दूंगा, इतना कंपनसेशन दूंगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस केस में मुझे क्या करेंगे? इतने रुपए का कंपनसेशन देंगे। इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड। क्या बोलते हैं? और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे जगहों पे जो डैमेज होते हैं वो लिक्विडेटेड होता है, कि अगर इतने दिन के भीतर मैंने एग्जांपल भी दिया था, कुर्सी, टेंट हाउस, कि अगर 100 कुर्सियां आपको मैंने ऑर्डर दी और 7 दिन में आपने नहीं दिया तो भाई हम आपको इतना कंपनसेशन देंगे, और मैंने कुर्सियां दे दी और आपने पेमेंट इतने दिन में नहीं किया तो इतना % का आप हमें क्या देंगे? इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। बिसाइड देयर आर सम अदर रेमेडी। एक क्या हो गया? अनलिक्विडेटेड डैमेज, यानी कि कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना आपको क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन इस कंपनसेशन के अलावा भी कुछ चीज है जिसमें आता है कौन सा ऑर्डर? इंजंक्शन ऑर्डर, कि आप जो ये काम लगातार करते आ रहे हैं इसको क्या कीजिए? रोकिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई जो है वो किसी को जैसे बोला धक्का दे दिया, तो मान लीजिए इनकी आदत है ये चलते चलते लगातार जो है वो धक्का दे करके गिरा रहे, तो बोला गया कि एक तो पहले खबरदार जो अगली बार ऐसा किया तो, और दूसरा जो इतने धक्के दिए इसका क्या करो? हर्जाना दो। तो ये हर्जाना कहां पे आ गया? अनलिक्विडेटेड डैमेज। और आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे, ये क्या कहलाया? इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक खास तरह के सिचुएशन में किसी को पहुंचाना, यानी कि अगर आप ऐसा उसके साथ नहीं करते तो जो उसका उस समय सिचुएशन रहता है उसी सिचुएशन में उसको पहुंचाइए। कंपनसेशन देने की जगह जितने सारे मिसकंसिक्वेंसेस हो गए हैं आपके इस तरह की एक्टिविटी करने के कारण, उस सिचुएशन में उसको पहुंचाइए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है और आपने जो है वो उस समय जो है वो उसके जो है वो बाइक को पंचर कर दिया, या जो है वो उसकी फाइल आपने छिपा दिया, चोरी नहीं किया, बस उसी की जगह पे रख दिया। चोरी का मतलब आप लेकर के आते हैं तो उसी की जगह पे कहीं पे घर में, अब मान लीजिए कि मैं यहां पे रख के गया हूं तो मैं यही ढूंढूंगा ना। आपने आराम से जाकर के मेरे ही जो है वो फाइल 2-3 फाइल के नीचे एक फाइल रख दिया, अब मुझे कहीं मिलना है, कहां क्लेम करूं? पुलिस आई तो बोलेगी देखो तो यहीं पे तो रखा हुआ है। अब अगर ऐसा कोई भी चीज है, मैंने क्या बोला? रॉन्गफुल एक्ट। आपको किसने ये लीगल एक्सक्यूज दिया कि मेरे चीज को आप यहां से वहां रखेंगे? दूसरा, मुझे उसके कारण नुकसान हो रहा है या नहीं?
मैं इंटरव्यू में लेट पहुंचा, और अगर मैं लेट पहुंचा तो उस कारण से या तो मेरा जॉब नहीं मिला मुझे, और या मिला भी तो मेरा जो है वो सैलरी उतना अच्छा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें एप्रीहेंशन है कि शायद आप ऐसे ही जो है वो लेट लतीफ काइंड के आदमी हैं, कि शायद आपका ये क्या है, ऐसे बड़ाई कर रहा हूं, अब जो है वो शायद आप ऐसे ही क्या है नेचर के हैं, और इस कारण वो कह रहे इसलिए हम आपकी सैलरी ज्यादा नहीं देंगे, हम देखेंगे 2 महीने कि अगर आप जो है वो सही में टाइम पे आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी अभी जो हम आपको 2 लाख पर मंथ दे रहे हैं ये 3 लाख पर मंथ कर देंगे। मुझे बताइए 2 महीने का सैलरी कितना हुआ? मतलब कम जो मिल रहा है, 2 लाख दे रहे हैं, ऐसे कितना आप कह रहे हैं देंगे? 3 लाख 2 महीने बाद से, यानी 1-1 लाख करके 2 लाख रुपए मेरे आपने बस इसी कारण से लिए, तो इसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी कि जितना का नुकसान हुआ उतना उनको क्या कीजिए, उसी पोजीशन में पहुंचा दीजिए, उतना उनको पे कर दीजिए। सेल्फ हेल्प, ए टाइप ऑफ रेमेडी विच इंजर्ड पार्टी कैन अवेल हिमसेल्फ विदाउट गोइंग टू लॉ ऑफ कोर्ट। अब यहां पे देखिए सेल्फ हेल्प क्या हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, मैं मान लीजिए कहीं पे अपने घर में हूं, एकाएक में पहुंचा तो देखा मैंने कि यहां जो है मेरे घर पे जो है वो विराट बैठे हैं, और अगर विराट बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ये बैठे हैं, मैंने इनको बोला और कैसे, हाँ सर आपसे मिलने के लिए आए हैं, कुछ पूछने के लिए आए थे, तो ऐसे ऐसे ये बता दीजिए, जा रहे हैं, ये चले गए। इसमें कहीं कोई जो है वो टॉर्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो आए, पूछा और फिर क्या हो गया, या मैंने बोला कि अभी तो मैं आया ही हूं, अभी नहीं, बत कोई नहीं सर मैं फिर कभी आ जाऊंगा, वो चले गए। लेकिन अब जो है वो यहां पे ही जो है वो कोई झूम बराबर झूम होकर के आए हैं और वो बैठे हैं, और मैं बोला भाई क्या कर, अपन यहीं बैठेगा और कुछ तेरी ते, मैं बोला चलो चलो निकलो मेरे घर से। किसके घर से? अपन का घर है, यही बैठेगा। अब सामने वाला बंदा ऐसे बोल रहा है, और घर में क्या है, मेरे फैमिली। लॉ ऑफ टॉर्ट क्या कहता है, अगर मैंने जो है वो फिजिकल फोर्स किसी को क्या किया, धक्का दिया बिना लीगल एक्सक्यूज के, अब अगर मैं उसको जो है वो पकड़ करके गेट के बाहर और गेट बंद कर दिया, ये मान के चल रहा हूं कि जो झूम बराबर झूम हो रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है वो मुस्कान के ही जो है वो सखा या ये सब थे, मतलब ऐसे ही थे कि मैं अगर ऐसे करूं तो सामने वाला हिलने लगे, समझ रहे हैं? तो इतने ही जो है वो, और नॉर्मली देखिएगा फिर जो है वो कमजोर आदमी पे कह रहे हैं कि अब जो है ज्यादातर आप देखिएगा कि जो पीने वाला होगा और जो नाटक नौटंकी करेगा एकदम सुखड़ सा रहेगा, शायद पी करके ही वैसा हो जाता होगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा तौ में वही रहेगा, हाथ लगा, अरे हाँ बोला तो हाथ लगा, फिर बोलेगा तूने मुझे हाथ लगाया, फिर लगा के दिखाऊं, मारा भी, जानता है मैं कौन हूं, फिलहाल तू ही बता दे कौन है। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसको होश कहां है। अगर मैंने उसको बाहर कर दिया तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फ हेल्प, और ये भी मेरा राइट है। देखिए रिमेडी की हम बात कर रहे हैं, एक तो मैं कंपनसेशन ले सकता हूं जिसको क्या बोलते हैं डैमेज, ये मेरे पास है। इंजंक्शन ऑर्डर जारी होगा कि वो काम दोबारा ना करे, कहा स्पेसिफिक रिस्टिट्यूशन, उसके कारण जिस पोजीशन में मैं पहले होता अगर वो नहीं करता तो उस पोजीशन में क्या किया जाना, पहुंचा दिया जाना। अगला चीज जो है मेरे पास क्या रिमेडी है, सेल्फ हेल्प, खुद से जो है वो अगर मैं कर सकता हूं, पता चला वो डोले सोले जैसा है और मैं जाऊंगा चल तू चल, मैं ऐसे करूंगा तो मैं तो और उधर ही खिसक रहा हूं, उसको अपनी तरफ खींच रहा हूं या मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। तो कहा गया कि ये आप जो है वो क्या करें, देखें। अगर आप सेल्फ हेल्प कर सकते हैं तो उस केस में उसको क्या कर लीजिए, हटा लीजिए, और ये रिमेडी आपके पास क्या है, ये रिमेडी आपके पास अवेलेबल है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है और वो क्या है, मेंसरिया। इसमें कहा गया कि अगर आपका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं था, जैसे धक्का दिया लेकिन जो है वो आपने सोचा नहीं था, निकल रहे थे धक्का लग गया, दो चीज है, एक जो है वो सोच समझ करके, जैसे रिया, अगर इनको कभी मौका लगेगा और अगर ये निकले हैं स्कूटी से और उस समय मैं भी रोड पे हूं तो कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर नजर रखिएगा, अगर आप चाहते हैं मैं कोर्स पूरा करा पाऊं तो, क्योंकि ये पक्का जो है ना कोई बहाना करके मुझे स्कूटी से क्या करेंगे, अच्छा नहीं होगा, चलिए तब तो मैं बच गया, हेयर तब तो मैं हेयर सेव हो गया, नहीं हो गया, बाल बच गया। तो अब कह रहे हैं कि अगर जो है
मेंसरिया का मतलब है कि इंटेंशन क्या है, गिल्टी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे ही जा रहे हैं और क्या लग गया, धक्का लग गया। तो ध्यान से सुनिए, नुकसान हुआ बट गिल्टी इंटेंशन नहीं था, तो उस केस में इन जनरल कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्या वर्ड मैंने बोला? लेकिन यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस केस में आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, इत्तू सा भी गलती नहीं, फिर भी आपको कंपनसेशन और डैमेजेस क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वही इसका अब यहां से जो है वो दौर शुरू होगा कि किस केस में डैमेज देना होगा और किस केस में नहीं। लेकिन इन जनरल मैंने क्या बोला, अगर मेंसरिया इन्वॉल्व नहीं है तो पहले आप लोग पी लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। पी लीजिए पानी। हो गया? हाँ, अब हाँ ठीक है, जो भी हो गया अच्छा हुआ, खत्म हो गया। अब ध्यान से सुनिए, तो कहा कि अगर कोई भी जो है वो इसमें जो है वो मेंसरिया इन्वॉल्व नहीं, मेंसरिया का मतलब क्या हुआ, गिल्टी माइंड एंड गिल्टी इंटेंशन। तो ठीक है, टू दिस प्रिंसिपल यहां पे कौन सा चीज है, केस ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इसके क्या है बताऊंगा। उसमें मेंसरिया नहीं शामिल था, फिर भी क्या किया जाएगा, फिर भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अब इसी दौर में हम लोग पहुंच रहे हैं कि क्या क्या आपके ऊपर टॉर्टियस लायबिलिटी है। टॉर्टियस लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनसेशन देने की लायबिलिटी। अगर आपने कोई टॉर्ट को क्या किया, अगर किसी टॉर्ट को आपने एग्जीक्यूट किया तो उस केस में आपके ऊपर किस किस तरह की लायबिलिटी आती है, उसी को हम कौन सा लायबिलिटी बोलते हैं, टॉर्टियस लायबिलिटी। तो कह रहे हैं कि इस दायरे में देखिए, पहला है रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, देखते हैं इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं। फिर देखेंगे किसको, विकैरियस लायबिलिटी को, फिर देखेंगे विकैरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, ये दोनों एक ही में आ जाएगा। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड रूल ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो कह रहे रॉन्ग टू पर्सन, किस चीज का, सेफ्टी एंड फ्रीडम। इसमें कौन कौन सा चीज आता है, तो कहा गया कि सबसे पहला जो नाम दिया गया उसका नाम है बैटरी। इसमें कहा गया कि मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही आपको कोई नुकसान हुआ है, लेकिन मैंने बेसिकली किया क्या, बिना आपको नुकसान पहुंचाए, द लीस्ट टचिंग अनदर इन एंगर इज व्हाट, बैटरी। कहने का मतलब यह है, यहां पे फिर एक्सीडेंट को अलग रखा गया है। हार्म विच इज अनइंटेंशनल और कॉज बाय प्योर एक्सीडेंट इज नॉट एक्शनेबल। यानी कि ऐसे ही मैं आपसे टकरा गया, आप गिर गए, आपको चोट लग गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैंने आपको जो है वो कहीं नुकसान भी नहीं पहुंचाया, बस तेजी से मुक्का लेकर के गया और ऐसे रुक गया, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, बैटरी के कैटेगरी में आएगा। कहा गया कि इन दिस केस, ये जो एक केस है स्टैनले वर्सेस किसका है, इसमें सिर्फ एक्सीडेंट को जो है वो आप कंसीडर नहीं करेंगे, किसमें, बैटरी में। हुआ ये था कि कहीं पे भी जो है वो गन से जो है वो निशाने लगाने की प्रतियोगिता थी। ये गन नहीं है, ये फन नहीं है, क्या है, गन। देखिएगा आपके में क्या है, अगर होगा तो ठीक कर लीजिएगा। तो एक कहीं भी जो है वो शूटिंग कंपटीशन था और एक पर्सन ने जो है वो टारगेट पे जो है वो अपना जो है वो जिस जगह उनको हिट करना था वहां पे उन्होंने टारगेट लिया और टारगेट लेने के बाद जो है वो स्ट्राइक किया। बुलेट निकला, उस चीज से नहीं टकरा के उससे नीचे किसी चीज से टकराया और टकरा करके किसी पर्सन को लग गया। कहा गया कि इसमें बैटरी क्या, ये तो पूरा का पूरा जनरेटर हो गया। बंदे को जो है वो थोड़ा सा नहीं, उसको तो गोली लग गई, नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया। कहा गया कि नहीं, इस केस में कहीं भी चीज जो है वो इंटेंशनल नहीं था, इट वॉज कंप्लीटली क्या था, अनइंटेंशनल। तो ऑल दो ये टॉर्टियस लायबिलिटी है, बट बैटरी एक ऐसा टॉर्टियस लायबिलिटी है जिस केस में अगर एक्सीडेंट है या अनइंटेंशनल है तो उस केस में कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए हम पढ़ क्या रहे, वरना लगेगा कि हम अब किस डायमेंशन में आ गए। अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरह के टॉर्ट के केस में कंपनसेशन मिलेगा और किसमें कंपनसेशन, और अगर कंपनसेशन मिलेगा तो लायबिलिटी कहां तक है, अनलिमिटेड है कि आपकी गलती हो या ना हो पे करना पड़ेगा, या अगर इंटेंशनली नहीं है तो पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हमारा जो है वो टॉर्ट हमने कमिट किया, उस टॉर्ट का नाम क्या है, बैटरी। अगर उसका नाम बैटरी है तो ऐसे केस में अगर वो अनइंटेंशनल है या प्योरली क्या है, एक्सीडेंटल, दो चीज, अनइंटेंशनल या प्योरली एक्सीडेंटल, तो ऐसे केस में कोई भी कंपनसेशन जो है वो पे नहीं किया जाएगा। सबके फोन वगैरह बैग के भीतर हैं?
फोन वगैरह भीतर है बैग के? अच्छा, नहीं, उसको भीतर ही रखिए, तो नहीं पता चलेगा फोन आएगा तो। आइए, अगला चीज हमारा जो है वो क्या है? ये जो है वो असॉल्ट। इसमें बेसिकली कहा गया कि आपने सामने वाले को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी जो है वो ये जो है वो टॉर्ट के कैटेगरी में आएगा। जैसे अनलोडेड गन है, अनलोडेड गन से किसी की तरफ अगर टारगेट करेंगे तो उसमें तो कोई खतरा नहीं है। लोडेड गन में है कि कहीं गलती से दब गया, मिसफायर या कुछ हो गया, तो कहा गया कि अनलोडेड गन है, उससे किसी की तरफ जो है वो आपने जो है वो दिखलाया है, तो कहा गया दिस इज कॉल्ड व्हाट? असॉल्ट। क्योंकि कहते हैं व्हेन द फोर्स हैज नॉट बीन एक्चुअली यूज्ड, ना गन चलाया ना मुक्का मारा, बट देयर इज मेयरली व्हाट एन एप्रीहेंशन कि ये मुझे या तो चाकू मार देगा, या ये मेरे ऊपर गोली चला देगा, या ये मेरे मुझे क्या करेगा, मुक्का मार देगा। तो कह रहे हैं द रॉन्ग इज एन असॉल्ट। और यहां पे है कि पॉइंटिंग अनलोडेड पिस्टल या क्लेंच फिस्ट, यानी कि ए हैंड विथ द फिंगर क्लेंच इन द फार्म फॉर हिटिंग। नहीं बोलते छोड़ूंगा नहीं, बताता हूं, ऐसे नहीं करते रहते हैं गुस्सा में। तो कह रहे कि अगर ऐसा भी कोई चीज अगर आपने किया तो दिस कम्स अंडर व्हाट? असॉल्ट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ये कहा गया कि आपने जो है वो किसी को क्या किया है, आपके पास कोई राइट नहीं था लेकिन किसी को डिटेन करके रखा है। अब चाहे वो किसी भी तरह से आपने डिटेन करके रखा हो, चाहे पूरा एसी डीसी सबका इंतजाम करके भी अगर उसको रखा है बिना उसके मर्जी के, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फॉल्स इंप्रिजनमेंट। और ये आपका एक टॉर्ट है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये किडनैपिंग नहीं है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, malicious prosecution consists of instigating judicial proceeding usually criminal against another। ये बेसिकली होता है कि किसी को परेशान करने के लिए या किसी को डिफेम करने के लिए आपने जो है वो झूठा केस किसी के ऊपर फाइल कर दिया है। देखिए, आपने केस फाइल किया मेरे ऊपर, मैं केस जीत गया, ठीक है यहां तक, क्योंकि मैंने कोई गलती ही नहीं की थी। लेकिन आपने मेरे ऊपर जो झूठा केस फाइल किया, मेरा समय भी गया, रिपुटेशन भी खराब हुआ। अब जो मैं आपके ऊपर फाइल करूंगा वो होगा टॉर्टियस लायबिलिटी, आपके ऊपर जो है वो आएगा, जिसको मानहानि का क्या बोलते हैं? मुकदमा। तो उस केस में आपको क्या पे करना पड़ेगा? डैमेज और कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस टॉर्ट कह रहे हैं कि फॉलोइंग कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट। क्या होना चाहिए इस चीज के लिए? देयर मस्ट हैव बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय डिपेंडेंट। आपने कोई ना कोई सामने वाले के ऊपर क्या किया है? केस फाइल किया है, और ये केस जो है वो क्या होना चाहिए? झूठा और मनगढ़ंत होना चाहिए, और सामने वाले को इसके कारण क्या हुआ हो? नुकसान हुआ। अब किस तरह का नुकसान? आपने मेरे ऊपर कोई केस फाइल किया, अब इस केस के कारण मुझे 4 दिन कोर्ट जाना पड़ा, मेरे 4 क्लासेस नहीं हुए, या उस समय जो मैं कंसल्टेंसी देता था वो मैं नहीं दे पाया, तो कहीं ना कहीं मुझे लॉस हुआ या नहीं हुआ? इसके अलावा, ये तो लॉस हुआ, डैमेजेस हुआ, इसके अलावा अगर ये बात गई कि इस तरह से सर के ऊपर इस तरह का जो है वो ऑफेंस जो है वो लगा था, तो हो सकता है इसके कारण मेरे क्लाइंट थोड़े कम हो जाए और इसका जो है वो मुझे अगले 6 महीने तक भुगतना पड़े, तो वो सारा कुछ वो ऐड करके तब आपके ऊपर क्या डालेंगे? कंपनसेशन डालेंगे। तो देखिए, यही बेसिकली रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसमें जो है वो कंपनसेशन की जगह उस पोजीशन में पहुंचाना पड़ेगा कि अगर ये नहीं हुआ होता तो मेरे पास कितने क्लाइंट होते और कितना मेरा क्या होता फ्यूचर में अर्निंग हो रहा होता। डिफेमेशन, किसी का किसी भी तरह से जो है वो डिफेम करना, और वो 3 तरीके से है। एक, लिबेल, यानी कि आपने जो है ये जब लिबेल का यूज किया तो ये जो है वो राइटिंग, प्रिंटिंग या पिक्चर में, जो मैंने आपको बताया लिख करके दीवारों पे तीर बनाया, दिस एंड दिस, तो ये आपका क्या हो गया? लिबेल हो गया। ये राइटिंग में लिखा हुआ है या कहीं पे प्रिंट किया हुआ है, पिक्चर बनाया किसी भी तरह का, जैसे सामने वाले को क्या किया? डिफेम किया। दूसरा है स्लैंडर, ये बेसिकली कहते हैं किस तरह से? स्पोकन वर्ड और जेस्टर। अब स्पोकन वर्ड और जेस्टर क्या हुआ कि आप जो है वो सामने वाले की जो है वो जबरदस्त चुगली कर रहे हैं, कुछ लिखा नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं। और चुगली ये करे कि हाँ मैंने देखा था, हाँ हाँ उस दिन मानसी वहां थी, फिर जो है वो वहां, फिर वहां। अब अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे
रिया जो है वो वहां थी, फिर रिया वहां थी, फिर रिया यहां थी। अब ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं किया तो बताइए, इस बार कोई फोटो नहीं बल्कि क्या किया, कान से सुन सकते हैं और मुंह से क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, स्लैंडर कहलाएगा। अब आप जेस्चर बेसिकली क्या हुआ, आप देखते होंगे कि कभी कभी जो है वो मम्मा लोग, ये इस बिरादरी में तो या इस जनरेशन में थोड़ा कम दिखता है, लेकिन मैंने देखा हुआ है दादी लोग के समय में ज्यादा चलता था, थोड़ा बहुत मम्मा भी कर देती है कभी कभी। और क्या रहेगा, जैसे पहुंचेगा नहीं ना मम्मा तक ये, अच्छा नाना वाले में देख ली थी। अब जो है वो बेसिकली कैसे है, मान लीजिए कि एक जो है वो अपनी जो है वो बहू की शिकायत कर रही है, मम्मा की कोई दोस्त अपनी जो है वो शिकायत की, समझ रहे हैं, अपनी बहू का। तो सुन ली और उसके बाद कि और आपके बहू सब ठीक ना, कुछ नहीं बोला, बस क्या बोला, दिस इज कॉल्ड जेस्चर। ये आपने इसमें सब कुछ कह दिया या नहीं कह दिया, इसका मतलब जो जो आपने बोला ना, डिट्टो मेरा भी क्या है, सेम टू सेम है या उससे भी ज्यादा है। ऐसे ही किसी भी तरह का आपने जेस्चर किया, कोई भी जेस्चर जिससे सामने वाला क्या हो रहा हो, डिफेम हो रहा हो, तो किस कैटेगरी में आएगा, स्लैंडर। और अगर ये चीज रिटेन है पिक्चर में, आंख से जो चीज आप क्या कर रहे देख रहे, वो किसमें आ गया आपका, ये आपका जो एक्सप्रेशन से और स्पोकन वर्ड से जा रहा है वो किसमें आ गया। और ये देखिए, ये है इन्वेंडो। इन्वेंडो का मतलब हुआ जो बात आप जो है वो सेकेंडरी मीनिंग से कह रहे हैं, यानी कि आजकल इसका गजब का क्रेज चला हुआ है। और ये क्रेज जो है, अगर सही में बोले, यही कहते हैं कि जब कोई सोसाइटी या कोई सिविलाइजेशन जब अंत की ओर बढ़ता है तो ये सब निशानी होते हैं, कुछ कुछ इस तरह की चीज जो है वो आना। तो हमारा रिच कल्चर धीरे धीरे जो है वो एंड की तरफ जा रहा है, उसका ये सब एक थोड़ा थोड़ा, और इसके लिए बहुत तालियां भी बजती है। खास तौर पे अगर आप स्टैंड अप ये देखेंगे, माय गॉड क्या कमाल है, जो जितना गाली देगा और जो जितना ही जो है वो फॉरवर्ड बोलेगा, वो उतना ज्यादा जो है वो काबिल। और उसमें तो धूम जो है वो आज की नारी किसी से कम नहीं, कमाल मचाए हुए है। अगर एक दो आप सुन लेंगे तो सुसाइड कर लेंगे, और मैं तो बोलता हूं कि उन्हीं के मम्मी पापा को सुना दिया जाए तो मर्डर कर देंगे, पहले मर्डर फिर सुसाइड, क्योंकि उनके बिना फिर जी नहीं पाएंगे, तो पहले मर्डर करेंगे फिर क्या कर लेंगे, सुसाइड। तो ये जो है वो डबल मीनिंग की, बोलना कुछ और चाह रहे हैं और उसका सेंस क्या हो रहा है, कुछ और जा रहा है, लेकिन उसके अलग अलग चीजें। जैसे मैं आपकी बड़ाई करता हूं, नहीं करता हूं, लेकिन ये जो है वो किसी भी तरह से डिफेमेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो तो सच्चाई है। तो सच्चाई और डिफेमेशन में क्या होता है, यही अंतर होता है कि जब आप कोई झूठी चीज बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफेमेशन। मैं तो बस सच ही बताता हूं, तरीका बस क्या रहता है, अलग रहता है। तो चलिए, डिफेमेशन के ये 3 तरीके हो गए। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस टॉर्ट, कौन सा टॉर्ट, डिफेमेशन, 3 में से कोई भी रहे, कहा गया कि स्टेटमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए। अब मैं करूं आपकी बड़ाई और आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया, डिफेमेशन, तो नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी होना चाहिए। इट मस्ट बी व्हाट, मन ही मन है मेरे, तो ये कहीं भी नहीं जब तक मैंने उसको क्या नहीं किया। और याद रखिए, कम्युनिकेट करने का मतलब होता है कि व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू एनी अदर पर्सन देन whom who is claiming that person has been defamed। अगर आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके अलावा किसी को मैंने ये क्या किया हो, कहा हो, या उसके सामने क्या। अच्छा कि बताइए, आप अक्सर देखते होंगे, और हम लोग के केस में तो ज्यादा होता था, पापा कितना भी मारे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आदत हो गई थी। हाँ, लेकिन अगर जो है वो स्कूल के फ्रेंड हैं और जो मोहल्ले वाले हैं, वहां पे बस ना मारे। और ये चीज रहता था, सुबह में हर दिन जो है वो मार खा के स्कूल जाते थे। रीजन ये है कि या तो खाना के लिए बोला गया, तो सुबह खाने का चीज होता है, ये चाहिए वो चाहिए, तो लगता था ये खाते थे जाते थे, या फिर स्कूल नहीं जाना है।
पेट में दर्द है तो पीठ में दर्द है तो ये है तो दिस है दैट है, फिर लगता था फिर जाते थे। अभी जो है वो मार लगा, मस्त मुंह जो है वो लटका हुआ अजीब सा बना हुआ है, सब कोई देख के समझ जाएगा। अब उधर हॉर्न बढ़ रहा है, बस आई हुई है, चढ़ना है तुरंत। अब वहां पे जो है वो अपने सेना के ही लोग सब हैं। अब क्या करे, कुछ तो अपने पार्टी के, कुछ अपोजिट पार्टी के, तो दोनों पार्टी से थोड़ा ध्यान रखना है। अब एकाएक अभी तक मुंह अजीब था, लटका हुआ, मार लगा था तो ऐसे ही तो मुंह लेगा। एकाएक जैसे ही बस की आवाज हुआ, फिर और बता, तुरंत जो है वो मूड अपना क्या किया, चेंज किया कि अभी लगे कि अभी अभी मुझे मार लगा ही नहीं था। अब जो अपने टीम के हैं वो तो समझ जाता था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो उसको तो बता देते थे। लेकिन क्या बोलते थे, पापा ने ऊंची आवाज में बात की, पापा ने ऊंची आवाज में बात की, कोड वर्ड था। ऊंची आवाज का मतलब समझ गए, कितने मुख के परे होंगे। तो यहां पे कह रहे हैं कि ये हमेशा किसके सामने हुआ हो, अकेले में पापा ने पीठ ही दिया, किसके बीच में अपना जो है वो बेइज्जती खराब हुआ, ऐसे ही जो है वो कुछ नहीं था। तो कह रहे हैं इट मीन्स देयर मस्ट हैव बीन कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट, डिफेमेटरी स्टेटमेंट टू द पर्सन अदर देन पर्सन, जो पर्सन डिफेम्ड हुआ है उसके अलावा कोई पर्सन मौजूद होना चाहिए, तभी ना वो बंदा डिफेम हुआ कि मेरे बारे में ऐसा बोला गया या मेरे बारे में इस तरह से कहा गया। द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू, और एक बात देखिए, मैंने लॉफुली बोला है, कुछ गलत नहीं बोला था। स्टेटमेंट इज, मैं तो सबके बीच में कहता हूं, नहीं कहता हूं आप ही लोग के बारे में नहीं बोलता, लेकिन वो आएगा डिफेमेशन के कैटेगरी में। डिफेमेशन के कैटेगरी में आने में जिसके बारे में कह रहा हूं उसके अलावा भी लोग मौजूद होने चाहिए। तो मैंने रिया के बारे में कहा, बाकी लोग थे या नहीं थे, कान में ये लगा के मस्त चले जा रहे हैं। तो क्या मैंने झूठ बोला? अगर मैं झूठ बोलता तो ये क्या होता, डिफेमेशन, और लॉ ऑफ टॉर्ट मुझसे ही पढ़ते हैं और मेरे पे ही चिपकाते। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट गलत है तो क्या ये डिफेमेशन के कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। बॉडीली हार्म, जब जो है वो कोई किसी को क्या करे, किसी भी तरीके से फिजिकल हर्ट करे, धक्का दे, मुक्का दे, किसी भी तरह का करे, तो दिस इज अ टॉर्ट। ये लेकिन यही चीज अगर आपका क्राइम में चला जाएगा तो टॉर्ट में फिर वो नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस अलग है। मतलब किसी को धक्का दे दिया, गिर गया, तो ऐसे केस में ये लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगा। ऐसे धक्का दिया कि गिरा तो तड़पता ही रह गया, फिर ना उठा, तो ये टॉर्ट में आएगा, ये क्राइम में आएगा, इंडियन पिनल कोड यहां पे लगेगा। नर्वस शॉक, ये बेसिकली जो है वो आजकल का ताजा ताजा जो है वो क्रिएटेड चीज है। क्योंकि ताजा ताजा का मतलब है कि कोई बात किसी का सुनकर, और स्कूल कॉलेजेस वगैरह में ये बहुत ज्यादा होता है। बहुत बार तो शायद रैगिंग हुआ, बहुत बार रैगिंग के डर से। नर्वस शॉक का मतलब है कि किसी ने किसी को बॉडीली कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ऐसे बात उसको कहा, इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि सामने वाले को उससे शॉक, लगातार वो डर के माहौल में है कि अच्छा आओ कभी वहां देखना कॉलेज, ऐसे करके कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ऐसा माहौल क्रिएट, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अगेन अ टॉर्ट। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। इट प्रोवाइड रिलीफ व्हेन अ पर्सन मे गेट व्हाट, फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इम्पैक्ट, मतलब कोई धक्का मुक्का दे करके नहीं, बल्कि क्या हो रहा है, बाय स्टिक, बुलेट और स्वॉर्ड नहीं, बट मेयरली बाय द नर्वस शॉक, दो व्हाट ही वाज सीन और हर्ट, कुछ सुन करके या कुछ क्या करके, दिखला करके, ऐसे करके जो है वो माहौल क्रिएट कर दिया कि सामने वाले को क्या हो गया, नर्वस शॉक, मेंटल पोजीशन खराब हो गया। कॉजिंग ऑफ नर्वस शॉक इटसेल्फ इज नॉट एनफ टू मेक इट्स एक्शनेबल टॉर्ट, some injury or illness must take place as a result of emotional disbalance, fear और sorrow। कह रहे हैं कि इसके कारण किसी न किसी तरह का क्या होना चाहिए, इमोशनल डिसबैलेंस, फियर। बहुत लोग मेंटल हो जाते हैं, कहा गया कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। बस ये नहीं कि हाँ मैंने जो है एक ऐसे करके कपड़ा रात में ऐसे दिखा दिया कि आपको लगे कि वहां भूत है, आपको मैंने ऐसे कपड़ा दिखाया, बोले देख लिए सर आप जो है वो कपड़े ऐसे करके, ये क्या मेंटल शॉक के कैटेगरी में आएगा, टॉर्ट में आएगा? नहीं, मैंने ऐसे करके दिखाया, आप मम्मा, और ऐसे कर करके अगर 3-4 बार दिखलाया तो पता चला कि आपको हर जगह आप बोल रहे हैं वो देखो वहां पे कपड़ा लटक रहा है, नहीं बेटा वहां कुछ नहीं है, कपड़ा है लटक रहा है। अगर ऐसा है देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नर्वस
एंड देन दिस इज टॉर्ट। कहीं ना कहीं कोई डैमेज होना चाहिए। मैं दिखाया, आप कॉमेडी समझे, तो ये कहीं भी टॉर्ट के कैटेगरी में नहीं आएगा। विकेरियस लायबिलिटी, ये अगला तरह का लायबिलिटी जिसमें कहा गया कि गलती आपकी नहीं, फिर भी आप होंगे जिम्मेदार। उसको क्या बोलते हैं? विकेरियस। किसी दूसरे के किसी एक्शन की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है, और वो इसीलिए आ रहा है कि जो बंदा वो एक्शन करके किसी के साथ रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, दैट पर्सन इज समहाउ एसोसिएटेड विथ यू एंड दैट पर्सन इज एसोसिएटेड विथ यू इन फॉलोइंग मैनर। अब जिस मैनर में हम लोग देखने जा रहे हैं, जो उनका रिलेशन है, वो रिलेशन इनमें से किसी तरह का है, तो उस पर्सन के जो है वो एक्टिविटी के लिए आप क्या माने जाएंगे? अकाउंटेबल। आपने नहीं किया, आपके कारण नुकसान नहीं हुआ है, किसी और की एक्टिविटी के कारण लेकिन नुकसान हुआ, और जिस बंदे ने नुकसान पहुंचाया और आप, वो जो है वो इनमें से किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, और इसका नाम क्या है? मास्टर एंड सर्वेंट। ऐसे केस में मास्टर की जिम्मेदारी हुई अगर सर्वेंट ने कोई एक्टिविटी किया, लेकिन कहा गया इसमें कि किस तरह से? नीड नॉट बी फॉर द मास्टर्स, the wrongful act need not be for the master's benefit. A master is liable to third person for every wrongful act of his servant is communicated in the course of his सर्विस। उस सर्विस के दौरान जो भी किया उन सब के लिए वो क्या है? अकाउंटेबल। लेकिन सर्विस खत्म है, उसके बाद वो रास्ते में कहीं कुछ कर रहा है, तो क्या उसके लिए मैं अकाउंटेबल होऊंगा? नहीं। अगर वो मेरे यहां काम करता है और उसके किसी एक्टिविटी के कारण सामने वाले को किसी तरह का क्या हो गया? नुकसान हो गया, तो मेरी लायबिलिटी बनती है। द मास्टर इज लायबल इवन दो द सर्वेंट एक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज मास्टर सो लॉन्ग एज द सर्वेंट्स एक्टेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने जो है वो साफ तौर पे बोला, कोई भी यहां पे है, कि इस चीज को नहीं करेंगे, मैंने बोल दिया है, फिर भी बंदे ने नहीं माना और उस एक्टिविटी को क्या किया है? कर लिया है। या तो मैं उसे नौकरी से पहले ही निकाल दूं, और नहीं अगर फिर भी वो वहां पे बना हुआ है, तो ऐसे केस में अगर उसने कोई एक्टिविटी कर ली, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने मना किया था इसको कि ये काम मत करना, लेकिन फिर भी इसने किया, तो ये कह करके मैं अपनी चीजों से बच नहीं सकता। वरना हर मास्टर जो है वो इस कैपेसिटी में होता है कि वो डिनाई कर देगा कि मैंने इसे ऐसा करने से क्या किया था? मना किया था। तो विकेरियस लायबिलिटी का मतलब है कि वैसा कोई भी लायबिलिटी जो आपके एक्शन के कारण नहीं, किसी दूसरे के एक्शन के कारण आपके ऊपर क्या हो रहा है? इंपोज हो रहा है। और रिलेशन कैसा है? मास्टर एंड सर्वेंट का। देखिए अगला, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट और मास्टर एंड सर्वेंट में क्या अंतर हुआ? मास्टर एंड सर्वेंट का मतलब है दैट पर्सन इज व्हाट? वो पर्सन जो है उसके पास ऑलरेडी जॉब में है। लेकिन जब आप बात करते हैं ना प्रिंसिपल और एजेंट की, तो यहां पे ढेर सारे फ्रेंचाइजी वगैरह बहुत सारे चीज आते हैं। जहां पे मान लीजिए कि मैं जो है वो एक इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी मैंने किसी को दिया, अगर उस इंस्टीट्यूट में कुछ गड़बड़ हो रहा है और वहां पे कोर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में चूंकि फ्रेंचाइजी यहां से गया हुआ है, तो यहां के लोगों की क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी होगी। तो कह रहे हैं कि when the principal expressly or impliedly authorize some act to be done, he is liable for such act of the agent if the same has been done in the course of his duty as agent। जितने भी बच्चों का वहां एडमिशन है, जितने भी बच्चों का कोर्स का जो टाइम कमिटमेंट किया गया, अगर वो पूरा नहीं होता है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रिंसिपल की। अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो आपका एजेंट वगैरह है, एजेंसी वगैरह है, हॉर्लिक्स वगैरह या किसी भी चीज का, हर केस में ये चीज एप्लीकेबल होता है। लेकिन इससे पहले जो हमने बात की थी वो एम्प्लॉयमेंट था, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है? एजेंसी है। तभी बात किसकी कर रहे हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट की बात कर रहे हैं। यहां पे एक केस भी है, लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी। इन दिस केस the managing clerk of the firm of solicitor while acting in ordinary course of his business committed a fraud against a lady client। देखिए फ्रॉड भी किया तो किसके साथ किया? कम वक्त। Although the agent here had acted solely for his personal benefit, the defendant was held liable because the agent was acting in the course of performance of his duty as agent। ऑफिस था, कहीं भी किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, यहां पे वो उसके चीज को बस क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था। क्लाइंट को किसी तरह का नुकसान हुआ, रॉन्गफुल कमिटमेंट किया। और मैं आपको ये दिला दूंगा, जैसे आपको अगर मैं बोलूं तो इसका एक एग्जांपल बड़ा अच्छा मेरे पास आ रहा है। वो एक मूवी था जिसमें जो है एक
एकदम पहलवान जैसी एक्ट्रेस है, अक्षय कुमार के साथ। वो अक्षय कुमार से भी ज्यादा जो है पहलवान है। हाँ, कुछ अजीब तरह का नाम है, और मूवी में वो पीती भी है, और मूवी ये जॉली एलएलबी का कोई पार्ट है। तो हाँ, हुमा कुरैशी तो नहीं, पहलवान जैसी एक्ट्रेस है। तो अब जो है उसमें आप देखेंगे कि एक लेडी है, वो अपने जो है वो हस्बैंड के केस को जो है वो सॉल्व कराने के लिए आती है, और ये जो है वो किसी बड़े एडवोकेट का नाम लेते हैं, और हाँ कि कहते हैं कि मैं उनके जो है वो अंडर में काम करता, वो इनका केस नहीं लेते हैं, उनसे नहीं मिल पाते, ये कहते हैं कि मैं केस को आपको जितवा दूंगा। अब देखिए इन्होंने उनके नेम को क्या किया, यही तो फ्रॉड करना हुआ। लेकिन अगर सही में वो पर्सन यानी अक्षय कुमार उस बड़े एडवोकेट के सही में क्या होते, जूनियर एडवोकेट होते, तो ऐसे केस में क्या होता, ऐसे केस में वो जो सीनियर एडवोकेट है दैट पर्सन इज लायबल फॉर विकेरियस लायबिलिटी। तो अगर किसी एडवोकेट के अंडर में कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट से झूठा कुछ करके, ऑल दो उन्होंने उनको बताया भी नहीं है, तो भी लायबिलिटी आएगा या नहीं आएगा, इसी को बोलेंगे विकेरियस लायबिलिटी। और किस रिलेशन के कारण, प्रिंसिपल एंड एजेंट के कारण। फर्म एंड पार्टनर, एक पार्टनर के किसी भी एक्टिविटी के लिए दूसरे पार्टनर भी क्या माने जाएंगे, अकाउंटेबल और लायबल माने जाएंगे। तो ये भी इनका क्या हुआ, विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी का मतलब मैंने नहीं किया फिर भी मैं लायबल हूं, दैट इज कॉल्ड विकेरियस लायबिलिटी। और वो किस किस केस में देखा, एक देखा हमने प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक जो है वो मास्टर एंड सर्वेंट, एक क्या आ गया, फर्म एंड पार्टनर आ गया, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये बड़ा खतरनाक है, ध्यान से समझिएगा। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हुआ कि किसी तीसरे पर्सन ने जो है वो काम को किया है, तो उस केस में क्या मेरी जिम्मेदारी आएगी, और यहां से ही जो है वो स्ट्रिक्ट और जो है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। और यहां पे ही एक बहुत बड़ा केस जो है वो सामने आया था, मैं आगे आपको दिखलाता हूं। यहां पे कह रहे हैं कि व्हेन एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, वो पर्सन मेरे यहां काम नहीं करता बल्कि क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे मैंने जो है वो एसी वगैरह ठीक कराने के लिए किसी दूसरे पर्सन को बोला कि यहाँ पे एसी का सारा काम ठीक कर दीजिए, या लाइटिंग का सारा काम क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। और उस पर्सन के किसी एक्टिविटी के कारण किसी और को अगर नुकसान होता है, तो कहा गया कि सिंस आई वॉज कॉल्ड दैट पर्सन फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क, सो आई शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उस दौरान किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा है कि द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल सिर्फ इसलिए एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कमिट अ टॉर्ट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयर इज लायबल ओनली इफ व्हाट himself is deemed to have committed a tort. This happened in one of the following cases: when employer authorized him to commit a tort, and in tort of what, strict liability, and negligence of what, कहा कि या तो वो होना चाहिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होना चाहिए उस केस में, अदरवाइज नहीं। कैसा लायबिलिटी होना चाहिए, अब देखिए इसी से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे पहुंचेंगे। और नेग्लिजेंस होना चाहिए किसका, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का। When employer authorized him to commit a tort, उसको बोला कि आप इस काम को क्या करो, कर लो। जैसे अगर कोई बंदा आया और वो बंदा काम कर रहा है, और मान लीजिए ये किसी और का रूम है, अब वो जो है वो इस जगह ड्रिल कर रहा है, और मुझे कह रहा है कि सर ये उस तरफ दूसरे का घर है, ये वॉल है ना मजबूत। मैं बोलता हूँ हाँ कोई बात नहीं, ये वॉल मेरा भी है उनका भी है, तो आप करो बिंदास ड्रिल, कुछ नहीं होगा। उधर उनका, तो सर ड्रिल कर रहा हूं, उधर कहीं उनका टीवी वगैरह कुछ रहा तो खराब हो जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, करो ना, इतना नहीं सोचना है। अब बंदे ने ड्रिल किया, उधर उसका प्लाज्मा टीवी 2-2.5 लाख रुपए का, और उसमें मस्त जो है वो सुराग हो गया, उसमें वो कुछ टांग सकते हैं कपड़े वगैरह, ऐसा उन्होंने बीच में इंतजाम कर दिया। अब मुझे बताइए, ऐसा करने के लिए मैंने सामने वालों को एक तरह से परमिशन दिया या नहीं दिया? तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन मेरा क्या होगा इसमें, मेरा इसमें लायबिलिटी जो है वो फिक्स किया जाएगा। हाँ जी मानसी यहां आइए। अब जो है वो उसमें लायबिलिटी क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा।
इसमें देखिए, व्हेन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एन व्हाट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, कह रहे हैं कि एन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इफ ही हैज टेकन केयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द, मैंने हर तरह से ध्यान रखा कि ये एक काबिल पर्सन है, हर चीज ठीक से कर लेगा, मैंने उसको ऐसा करने का परमिशन वगैरह नहीं दिया, उसके बावजूद उसने कोई ऐसा एक्टिविटी अगर किया तो कहा कि अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है तो मेरे ऊपर आएगा, अदरवाइज मेरे ऊपर नहीं आएगा। अब बात आती है कि ये कौन सा लायबिलिटी है जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अगर है, तो वैसे केस में अगर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो भी उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, मेरे ऊपर आएगी ही आएगी। तो अब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जब जाएंगे तो इसी का वो एक्सटेंशन रहेगा। यहां कहा गया कि विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, यानी कि क्या राज्य के ऊपर, कह रहे देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ स्टेट इन इंडिया when a case of government liability in tort comes before the court, the question is whether the particular government activity which gave rise to a tort was the sovereign function or non-sovereign function। क्या गवर्नमेंट के केस में कभी भी विकेरियस लायबिलिटी का केस आएगा? जैसे कहीं कोई घर बन रहा, कहीं कोई सड़क बन रहा हो या कोई और चीज बन रहा हो, तो कहा गया कि गवर्नमेंट के ऊपर भी आएगा, अगर वो सोवरिन वर्क कर रहे होंगे तो नहीं आएगा। सोवरिन का मतलब होता है राजा का काम, और राजा का काम का मतलब वेलफेयर वर्क। तो अगर वो कोई वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, उस वेलफेयर एक्टिविटी के 10 लोगों के वेलफेयर एक्टिविटी के लिए या 100 लोगों के वेलफेयर एक्टिविटी के लिए अगर एक बंदे का कहीं ना कहीं जो है वो कोई सिविल रॉन्ग होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट के ऊपर जो है विकेरियस लायबिलिटी का केस फाइल नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कौन सा वर्क कर रहे हैं? सोवरिन, और सोवरिन का मतलब होता है वेलफेयर वर्क। ये नहीं होना चाहिए कि नॉन सोवरिन वर्क, यानी गवर्नमेंट के भी, जैसे ओएनजीसी ऑयल वगैरह का एक्सट्रैक्शन करता है, तेल निकालता है, अगर उसके कारण खुदाई वगैरह किया और कहीं पे किसी के खेत को नुकसान हुआ तो ये आएगा, क्योंकि ये आपका सोवरिन वर्क नहीं है। लेकिन आप कहीं पे शेल्टर बनाना चाह रहे थे, यानी कि रिफ्यूजी कैंप वगैरह बनाना चाह रहे थे, कहीं पे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, आपने लोगों के, या अभी जो है वो आपका जो रेल हादसा हुआ वहीं पे तत्काल के लिए कोई टेंट वगैरह बना रहे थे, उसी के कारण किसी के खेत को नुकसान, किसी के फसल को नुकसान या किसी तरह का कोई और चीज हुआ हो, तो कह रहे हैं कि वो चीज जो है वो विकेरियस लायबिलिटी के दायरे में नहीं आता है। याद रखिएगा, विकेरियस लायबिलिटी में बार बार हम लोग जो है वो किस तरह के चीज की बात कर रहे हैं कि सिर्फ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है उसमें जो है वो विकेरियस लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जहां हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ऐसा किया जहां हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ रहा है, तो चाहे कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी या नहीं थी, आपने बोला था या नहीं बोला था, हर केस में आपका क्या होगा, लायबिलिटी फिक्स होगा। अदरवाइज अगर हम बात करें विकेरियस लायबिलिटी की, तो विकेरियस लायबिलिटी के केस में अगर आपने जो है ये बता दिया कॉन्ट्रैक्टर के केस में कि आप जो सही पर्सन हो, क्वालिफाइड पर्सन हो, और आपने उसे ऐसा करने के लिए नहीं बोला, तो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय है तो आएगा, अगर एजेंट है तो क्या होगा, आपके ऊपर ये चीज आएगा। यहां जो 3 केसेस हैं, इन तीनों केसेस में राहुल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ रुदुल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, भीम शाह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सहेली अ वुमेन रिसोर्स सेंटर वर्सेज कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिफेंस ऑफ सोवरिन इम्यूनिटी, सोवरिन मतलब वेलफेयर वर्क, और इम्यूनिटी का मतलब बचाव का तरीका, मतलब सिर्फ ये कह करके कि ये काम किस नेचर का था, सोवरिन नेचर का था, हम वेलफेयर काम करने के लिए जा रहे थे, इस दौरान अगर कहीं कुछ हुआ तो कह रहे हैं ये वाला इम्यूनिटी और ये वाला प्रोटेक्शन का तरीका नॉट अवेलेबल व्हेन द स्टेट और इट्स ऑफिसर एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनफ्रिंज अ पर्सन्स फंडामेंटल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहा गया कि आप सोवरिन के नाम पे, देखिए फंडामेंटल राइट एक ऐसा ही चीज है, किसी भी केस में उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत फ्यू एक्सेप्शन इसके होते, जैसे इमरजेंसी वगैरह इंपोज किया गया था, उस समय आपके सारे फंडामेंटल राइट हटा दिए जाते हैं। कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे आप फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कहा गया कि यहां पे बिल्कुल साफ सी बात है, आपने काम नहीं किया, किसी और ने किया, बट दैट पर्सन इज एसोसिएटेड विथ यू,
और उस पर्सन के कितने भी तरह से आप कह दे कि हमने उसे समझाया, हर चीज किया, लेकिन अगर किसी को नुकसान होता है और वो नुकसान जो है वो सीवियर इन नेचर है, तो कहा गया कि उस केस में विकेरियस लायबिलिटी नहीं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या किया जाएगा, इंपोज किया जाएगा। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जब इंपोज होता है तो डिफेंडेंट इज लायबल, क्या, विदाउट फॉल्ट। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या क्या दिया गया, आप अपने प्रीमाइसेस में ध्यान से सुनिएगा, आप अपने, क्योंकि ये यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये रिलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार में चीज याद रहेगा नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। कह रहे हैं कि ये डिफेंडेंट इज लायबल विदाउट, हम क्या बोल रहे हैं, फॉल्ट। तो विदाउट फॉल्ट का सेंस क्या हुआ कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कब इंपोज होता है, जब आप अपने प्रीमाइसेस में, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने प्रीमाइसेस में कोई भी जो है वो ऐसा सब्सटेंस रखते हैं जो सब्सटेंस आपके प्रीमाइसेस से मूव करके कहीं और जाता है और उससे दूसरे को जो है वो नुकसान होता है, तो ऐसे केस में आपकी जिम्मेदारी जो है वो स्ट्रिक्ट है, यानी कि आपको जिम्मेदारी क्या करनी पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। तो कहा कि ये चीज क्या कहलाया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। याद रखिए, कोई भी चीज कहां पे है, आपके प्रीमाइसेस में है, कहां पे है, आपके प्रीमाइसेस में है, और वो चीज आपका जो है वो डेंजरस इन नेचर है, और इस नेचर का है कि अगर वो चीज बाहर जाता है, कहां जाता है, तो उससे जो है वो सामने वाले को नुकसान हो रहा है, लीगल डैमेज हो रहा है। तो उस केस में आपके इंटेंशन नहीं रहते हुए भी, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया नहीं, तभी तो बोला था मेंस रिया का एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तब भी आपकी लायबिलिटी क्या की जाएगी, तब भी आपकी लायबिलिटी आपके ऊपर इंपोज की जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, तो 3 एग्जांपल में जाएंगे, इसमें बात करेंगे। मान लीजिए कि रिया के जो है वो घर में कुछ पौधे हैं, क्या है, कुछ पौधे हैं, और वो पौधे जो हैं वो जंगली पौधे हैं कैंपस में, और वो पॉइजनस है, क्या है, पॉइजनस है। अब जो है मान लीजिए कि तमन्ना के पास जो है एक पेट है, और वो जो है वो खरगोश है, रैबिट है। ये रैबिट जो है वो रिया के जो है वो प्रीमाइसेस में चला गया, और उसने जो है वो पत्ते खा लिए जो पॉइजनस था। रिया ने नहीं बोला कि तू पत्ते खा और मर, ये रिया ने नहीं बोला, लेकिन जो है वो खरगोश गया और जा करके खा लिया। ऑब्वियस सी बात है, खरगोश नहीं रहा, नुकसान हुआ। अब ऐसे केस में बोलिए कि यहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज होगी, हाँ, क्या क्या कंडीशन बोला, सबसे पहले आपके प्रीमाइसेस में, रिया के ऊपर इल्जाम लग रहा है ना, तो रिया के घर के प्रीमाइसेस में डेंजरस चीज है, वो जो है वो हार्मफुल क्या है, प्लांट है। एक कंडीशन तो हुआ। दूसरा कंडीशन, वो चीज उस प्रीमाइसेस से किसी भी कारण से बाहर जाता है, नहीं पता, नेचुरल गया, एक्ट गया, कैसे गया, वो बाहर गया, और उस चीज के बाहर फ्लो होने से किसी को क्या हुआ, नुकसान। इस बार वो चीज बाहर नहीं गया, बल्कि एक दूसरा चीज आया अंदर और उसने उस चीज को खाया। तो कह रहे हैं कि यहां पे इसेंशियल कंडीशन था कि वो चीज का बाहर क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। अब इसका एक बहुत बड़ा जो केस आया है, वो केस देखिए, रिलायंट वर्सेस क्या है, फ्लेचर का। इसमें क्या हुआ था कि जो रिलायंट थे उनका जो है वो एक मिल था, और उस मिल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। क्या कंज्यूम होता था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। अब मिल को चलाने के लिए उनको किस चीज की जरूरत थी, बिजली की जरूरत थी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि अगर अपना एक रिवर्सियर बना लिया जाए, पानी को इकट्ठा करके जो बिजली बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो अगर ऐसा कर ले तो अपने मिल के लिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा,
हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बचेंगे। तो उन्होंने एक इंजीनियर को बुलाया। अब देखिए तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर वाला चीज यहाँ पे, इसको जो है हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। वो आया और उसने काम करना शुरू किया। जब वो काम करना शुरू किया तो उसने क्या देखा कि कुछ साफ्ट वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे वो होल करके सोचा इसमें पानी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ही देखा कि करते वक्त कि कुछ साफ्ट बने हुए। साफ्ट मतलब भीतर में ना, जमीन के भीतर जब खोला तो देखा सुरंग जैसा है जो इधर से उस तरफ जा रहा है। और उस तरफ जो है वो फ्लेचर का जो है वो माइनिंग होता था, मतलब माइंस था। माइंस समझते हैं, खुदाई करके कोल माइंस और बाकी चीज। लेकिन उसका माइंस और इसके बीच में क्या बना हुआ था? सुरंग था। और वो सुरंग जो था वो इसने बताया कि बना हुआ है। तो ऐसे केस में उस साफ्ट को अगर ढक दिया जाता, उस सुरंग को ढक दिया जाता तो कोई बात नहीं है। इन्होंने भी सोचा छोड़ो ना, बना हुआ है तो बना हुआ है। जबकि इंजीनियर ने बोला, उसके बावजूद इसने बोला कि कोई बात नहीं, आप रिवर्सियर बनाओ, मतलब वो गड्ढा बनाओ। बनाया गया। अब उसमें पानी डाला गया। जब वो पानी से ऊपर भरने लगा तो जो सुरंग था उसको तो आपने भरा नहीं था, थोड़े बहुत जो वो बंद थे उसके कारण रुके थे। लेकिन जब ऊपर से पानी ज्यादा प्रेशर होगा तो अब सुरंग भीतर नाला जैसा है तो भागेगा या नहीं? उससे पानी बहुत तेज निकल करके, बहुत सारा पानी उससे जो है वो कहां पहुंच गया? फ्लेचर के माइंस में। और उसका पूरा माइन ही खराब हो गया, क्योंकि माइनिंग में तो खुदाई का काम होता है, उसमें तो पूरा क्या भर गया? पानी भर गया। अगर ऐसा हुआ तो अब कहा गया कि यहां पे जो लायबिलिटी होगी, इसी केस में पहली बार स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। और कहा गया कि यहां पे रिलेंट की लायबिलिटी जो है वो विकेरियस नहीं बल्कि क्या है? स्ट्रिक्ट है। और ऐसा इसीलिए कहा गया कि 3 बातें। पहला, आपके प्रीमाइसेस में कुछ है जो कि डेंजरस इन नेचर है। अगर ये कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा? बाहर जाएगा तो दूसरे वाले को क्या होगा? नुकसान होगा। और वो चीज हुआ भी। तो ऐसे केस में कहा गया, आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन फिर भी क्या हुआ? ऐसा हुआ। और आपने तो कॉन्ट्रैक्टर को बोला ही कि कर दो, कोई बात नहीं है। तो ऐसे केस में रिलायंस की जो है वो लायबिलिटी क्या की गई? स्ट्रिक्ट की गई और इनको लायबिलिटी इंपोज किया गया। लेकिन इसी का जो है, इसी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब कि इन केसेस में आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। और वो क्या क्या है? डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। लैंड के नेचुरल यूज के कारण हो रहा है, ना कि मैंने जो यूज किया है उसके कारण हो रहा है। जैसे अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के केस में, रिलायंस के केस में क्या हुआ? इनके केस में उन्होंने नेचुरल यूज नहीं किया, उसने वहां रिवर्सियर बनाया, मतलब गड्ढा खोद करके क्या किया? पानी। और अगर उसकी जगह ये खेती कर रहे होते तो नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल यूज हुआ। एक्ट ऑफ गॉड, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब तूफान, सुनामी, ऐसा कोई चीज रहा, बाढ़ वगैरह है, उसमें मेरे ही तरफ से पानी आकर के आपके तरफ जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाढ़ का पानी किधर से आएगा? मैं तो खुद परेशान हूं, मेरे तरफ से आया फिर आपके तरफ चला गया, तो ऐसे केस में मेरी जिम्मेदारी। लेकिन इससे पिछले वाले केस में नेचुरल नहीं था, आपने साफ्ट को जो है वो बंद नहीं किया था, आपने रिवर्सियर खोद करके तैयार किया था, इसीलिए गया था। प्लेंटिफ्स का क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट। और था कि नहीं यहाँ पे? रेनल्ड का जो है वो डिफॉल्ट था या नहीं? उसने साफ्ट देखा था, उसके बाद भी उसको बंद नहीं करवाया। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि इस केस में कह रहे हैं कि नहीं, सॉरी, प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, ये रेनल्ड वाला केस नहीं। प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट का मतलब है कि जो पर्सन केस कर रहा है खुद उस पर्सन की क्या है? गलती है। तो ऐसे केस में आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगी। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने खुद कंसेंट दिया था कि हाँ आप ऐसा क्या करो, कर लो, तो ऐसे केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगी। एन एक्ट डन अंडर द ऑथोरिटी ऑफ ए स्टैट्यूट, और इसका मतलब हुआ जैसे मेट्रो वगैरह का काम होता है, कहीं पे जो है वो ब्रिज वगैरह बनता है, इस तरह का कोई चीज है तो किसी न किसी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? एन एक्ट डन अंडर द ऑथोरिटी ऑफ ए स्टैट्यूट, किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वहां पे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ हो, चाहे किसी तरह का ब्रिज बना हो, लेकिन किसी भी किसके तहत? लॉ के तहत अगर हुआ हो तो उस केस में जो है वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंपोज नहीं होगी। कह रहे हैं कि दीज केसेस फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी: लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, लायबिलिटी फॉर
इनएविटेबल एक्सीडेंट, यानी सच लायबिलिटी अराइजेज इन केस वेयर डैमेज इज डन बाय एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस ब्रॉट और केप्ट बाय एनी पर्सन अपॉन हिज, जो मैंने बोला था कि आपने कोई ऐसा सामान क्या किया हुआ है, रखा हुआ है, अगर वो चीज बाहर जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। सच केस आर वेयर अ मैन इज मेड बाय लॉ एन इंश्योरर और अदर अगेंस्ट रिजल्ट इन हिज एक्टिविटी। देखिए हम लोग जो बात करते हैं स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, तो इसमें अभी तक जो हमने देखा वो किसके बारे में था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपको जो दिखे वो दिखे कुछ तरह के एक्सेप्शंस, लेकिन जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में तो इन्होंने बोला इसमें कहीं कोई भी जो है वो एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। और ये हमारा जो यहां से इंपोज किया गया, ये किया गया था हमारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और वहां से कॉन्सेप्ट आया किस चीज का, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और ये आपका है भोपाल गैस कांड, जो आपका 1984 में हुआ था, जहां पे यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी। उस यूनियन कार्बाइड नाम के कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम के जो है वो गैस का सेक्रेशन हुआ था, मतलब उसको रखा गया था कंटेनर में, लेकिन वहां से रिसाव हुआ। अब देखिए क्या कहा गया, आपके प्रीमाइसेस में कोई डेंजरस चीज है, वो चीज बाहर जा रहा है। जैसे ही ये वाली घटना हुई उस समय तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था, वो था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें मेंस्ट्रिया वगैरह नहीं है तो भी, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन था। यहां पे इन्होंने क्या किया, सारे एक्सेप्शन हटा दिए और बोला कि इस बार चाहे जो है वो कोई आपके भी इलाके में आ जाए, चाहे जैसे मैंने बोला था खरगोश वाला एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में बोला गया कि अगर खरगोश आपके घर में आकर के वो पत्ते खाया है तो आपकी लायबिलिटी नहीं है। इसके बाद उस चीज को बदला गया और कहा गया एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अगर आपने अपने पास कोई ऐसा चीज रखा हुआ है जिस चीज से नुकसान दूसरे के इन करने से भी हो सकता है, तो ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा, ऐसे केस में वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जैसे डॉगी आपके घर में और आपसे मिलने के लिए कोई आया, डॉगी बाहर जाकर के काटा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। डॉगी आपके घर में है और कोई आया और काट लिया, पॉसिबल, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। और यहां पे ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी का दिया गया और कहा गया कि आपने कहा ना नेचुरल डिजास्टर, यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर एक्ट ऑफ क्या है, गॉड, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टांसेस है, तो ऐसे केस में कह रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन। आरसी मेहता के केस, एमसी मेहता के केस में कहा गया, यूनियन कार्बाइड के केस में कहा गया 3000 लोगों की जान गई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के सेक्रेशन के कारण। आज भी कहते हैं कि भोपाल के बहुत सारे इलाके में अभी भी किसी बच्चे का बर्थ वगैरह होता है तो वो बच्चा मेंटली या फिजिकली कहीं ना कहीं जो है वो इल रहता है। तो इसी चीज के बाद कॉन्सेप्ट आया किस चीज का, और कहा गया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलती आपकी थी या नहीं थी, आपने ऐसा सब्सटेंस रखा हुआ था विच वॉज डेंजरस इन नेचर, और आपने चाहे उसका जो है वो हर तरह से मेंटेनेंस किया हो या नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लीक तो किया, और किया तो ये इसी चीज को बताता है कि अगर केयर किया जाता तो ऐसा नहीं होता। कहा किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा, हर केस में आपकी क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। और यहां से जो है वो किसका केस आ गया, एब्सोल्यूट का, एंड सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू नो एक्सेप्शन। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज हैविंग सम एक्सेप्शन, लेकिन इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन अवेलेबल। वहां पे हमने कहा था कि हमारे प्रीमाइसेस से किसी चीज का क्या होता है, अब आप भी वहां से उठेंगे, फिर क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि यहां पे एक ही चीज है कि जब हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट की, तो स्ट्रिक्ट के केस में किसी भी तरीके का कोई भी जो है वो चीज आपके यहां है और वो अगर बाहर जा रहा है और उससे नुकसान हो रहा है तो स्ट्रिक्ट। एब्सोल्यूट के केस में डेंजरस चीज है आपके प्रीमाइसेस में और उससे किसी को बस नुकसान हो रहा है, ऑल दो आपने केयर लिया हो या नहीं लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाढ़, भूकंप, किसी चीज के कारण अगर किसी चीज का सेक्रेशन होता है, इवन बोला गया कि गॉड एक्ट चीज में भी जो है हम इसका कोई भी जो है आपको क्या नहीं देंगे, डिफेंस अवेलेबल नहीं है। रिमेडी इन टॉर्ट, टॉर्ट में दो तरह का रिमेडी है, एक क्या कहलाया,
जुडिशियल, और एक क्या कहलाया? तो जुडिशियल नाम से ही आपको लगता है कि यहां पे जो है वो प्लेंटिफ को क्या क्या मिलेगा? कंपनसेशन। डैमेज का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन। जितना आपको नुकसान हुआ, जो चीज हो रहा था उस पे क्या लगा दिया जाएगा? स्टे, कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली इसको बंद कीजिए। और तीसरा है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी जैसे था वो प्रॉपर्टी ला करके मेरा दे दीजिए। यही क्या हुआ? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये सब किस में आया? जुडिशियल रिमेडी में। कहा गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रिमेडी में जो हमने पहले भी देखा, कौन सा चीज? सेल्फ डिफेंस। और क्या हुआ? प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास। कोई मेरे घर में घुस गया है तो मैं डैमेज का इंतजार नहीं करूंगा, जितना मेरे पास ताकत है उस ताकत से उसको क्या करूंगा? रोकने की कोशिश। डिपेंड करता है कि सामने वाले में ताकत ज्यादा है या मेरे पास। लॉ ने बोला है कि मेरे पास ये रिमेडी है कि मैं क्या कर सकता हूं उसको, क्योंकि लॉ ने तो ये बोला कि आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल रिमेडी में है कि अगर मेरे टॉर्टियस जो है, मेरे ऊपर कोई टॉर्टियस चीज हो रहा है, मेरा कोई जो है वो रॉन्ग हो रहा है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं? डिफेंड कर सकता हूं। वहां मैं फोर्स का अगर इस्तेमाल करूंगा तो उल्टा मेरे ऊपर ये टॉर्टियस लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। रिसेप्शन ऑफ व्हाट? गुड्स। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी का जो है वो गाय, बकरी, कोई भी चीज जो है वो मेरे प्रीमाइसेस में चला आता है और मेरा एक खेत है, और उस खेत में आकर के उसने जो है वो ढेर सारा गोभी, भिंडी ये सब खा लिया, नुकसान हो गया। किसान की बात कीजिए या किसी और की बात कीजिए, ऐसे केस में मेरे पास राइट है। देखिए, डैमेज लेना अलग बात है, कंपनसेशन लेंगे। मैं उन जो है वो सारे के सारे कैटल्स वगैरह को तब तक रख सकता हूं जब तक जिसका वो कैटल है वो मुझे क्या नहीं पे कर देता है? कंपनसेशन पे नहीं कर देता है। ये मेरा कौन सा राइट हुआ? एक्स्ट्रा जुडिशियल। और आपको बताऊं, रूरल एरिया में हर दिन ये घटना होती है। अगर आपको कहीं कोई एक्सपीरियंस रहे तो गांव में अक्सर होता है, किसी के खेत में तैयार फसल में किसी की भैंसी घुस गई तो गैया घुस गई, और पता चला कि फसल का क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। अगर ऐसा किया तो उनके पास ये रिमेडी अवेलेबल है। एबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, क्या मतलब है इसका? देखिए जरा। lawfully abate, that is termination of his own act, any nuisance injuriously affecting him, thus he may। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान लीजिए कि एक पेड़, और वो पेड़ जो है वो लगा हुआ है, और ये पेड़ जो है वो मान लीजिए कि खुशी सीनियर के घर में है, और खुशी सीनियर के घर में है, और वो पेड़ जो है वो बड़ा हो गया, आम वगैरह का जो भी पेड़ रहा, अब उसके जो है वो डाल वगैरह जो है वो भूमिका के घर में घुस गए। नहीं, इनका इसीलिए नहीं बोला क्योंकि उसको काटने के लिए थोड़ा ताकत भी चाहिए। तो अब जो है ये पहुंचा किसके घर? भूमिका के घर। अब जो है वो भूमिका ने पहले इनको नोटिस दे दिया कि भाई देखो, उसके पत्ते जो है वो मेरे घर में क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। आपका जमीन में जड़ जरूर है, तो जड़ आपके जमीन में है तो आसमान उतना ही आपका है ना जितना आपका जमीन है। वो ब्रांचेज मेरे तरफ क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। इनको एक दो बार प्यार से समझाया, नहीं समझे। इनको आया गुस्सा, इन्होंने कुल्हाड़ी उठाया, जय माता दी, लेट्स रॉक, और डालें क्या कर दी? काट दी। कहा गया कि ये आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल रिमेडी क्या है? अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे? सामने वाले को जो है वो नोटिस दे देंगे, और बाय चूजिंग द लीस्ट मिस्टीवियस मेथड। इसका मतलब क्या है? अननेसेसरी डैमेज ना हो, और ये नहीं कि आप जो है वो जानबूझ करके इसमें ऐसे दवाई वगैरह डाल दें कि पूरा जो है वो पेड़ ही नीचे तक क्या हो जाए? सूख जाए। कहा गया कि ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपके पास ये रिमेडी अवेलेबल है कि आप उन डालों को क्या कर सकते हैं? नोटिस दे करके, अगर वो नहीं करते हैं ऐसा तो नहीं कट करते हैं तो। डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट का मतलब यही हुआ कि द ऑक्यूपायर लॉफुली सीज, जो हमने बात भी की थी कि जब तक जो है वो आपका जो है वो कंपनसेशन नहीं मिले, तब तक अगर किसी चीज के आपके प्रीमाइसेस में इन करने के कारण किसी भी तरह का अगर आपको नुकसान हुआ हो, तो आप उस चीज को अपने कस्टडी में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। और अगर सामने वाला ना दे डैमेज तो आप उसे सीज कर सकते हैं, यानी कि आप उस चीज से अपना कंपनसेशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गैया को बोलेंगे चल तू पैसे दे। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे सेल आउट करके जो पैसे आए उससे आप अपना क्या कर सकते हैं? डैमेज रिकवर कर सकते हैं। तो इन दोनों में लगभग कहीं कोई अंतर नहीं, एक ही जैसा चीज है। कहां पे थे हम लोग?
उन दोनों जगह पे कि चाहे वो कोई भी तरह का सब्सटेंस हो जो आपके प्रीमाइसेस में हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे क्या हो नॉन लिविंग, दोनों ही केस में अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो बैट बॉल खेल रहा हो और वो बॉल जो है वो आया हो, आप कहेंगे सर बॉल से भी नुकसान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे फ्रूट्स वगैरह की खेती हो रही कि एक छोटा सा भी अगर पौधा है तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। 2 पौधे ही टूट गए, कहीं कुछ हुआ, तो आप उस बॉल को क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं जब तक आपको क्या ना मिल जाए, कंपनसेशन नहीं मिल जाए। तो ये सारा कुछ किसके बारे में, लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। अब इसके ही जो है वो JIGL के ही अगले जो है वो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, चैप्टर पे हमला करेंगे और ये करेंगे हम लोग, ठीक है, वो तो करेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अभी अभी हम लोग अब शुरू करेंगे SBILL का जो आपको हैंडआउट दिया हुआ है वो हम लोग करेंगे। तो चलिए, तो फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।